everyone, let's start with the environment. Today we are doing environment for UPSC CSE prelims and we'll be following Sudarshan Gujjar sir's notes and what is our purpose is कि हमें बहुत फास्ट रिविजन करके environment को ख़त्म करना है as soon as possible. We'll be starting with the pillar number 2. Pillar number 1 is about mapping. ऐसा नहीं है कि हम वो नहीं करेंगे. We'll be doing it after we are done with all the other pillars, conceptual part of it, and then the factual is mapping. वो हम last में कर लेंगे. Let's start with the ecology and ecosystem. Pillar 2, environment and ecology. क्या बोल रहा है वो इकोलॉजी और इकोसिस्टम बनता कैसे वो जानने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले प्राइमरी एलिमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, उनसे मिलके बनता है एटम. एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बनता है कंपाउंड. कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से बनते हैं प्रोटीन डीएनए. प्रोटीन डीएनए बहुत सारे कंपाउंड्स मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन डीएनए बनाते हैं. प्रोटीन डीएनए मिलके सेल्स बनाते हैं. अ लॉट ऑफ सेल्स कंबाइनिंग टुगेदर फॉर्म्स टिश्यूज़. टिश्यूज़ से ऑर्गन्स बनते हैं. ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है. ऑर्गन से क्या बनते हैं, बहुत सारे ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है. एंड देन उससे एक ऑर्गेनिज्म बनता है. उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ एन इंडिविजुअल, इट इज़ अ स्पीसी. एक इंडिविजुअल होता है, एक स्पीसी होता है. अब यहाँ से हमारी इन्वायरमेंट की जो चेन है वो मोस्टली शुरू होती है कि सबसे पहले एक इंडिविजुअल होता है. बहुत सारे इंडिविजुअल मिलके पॉपुलेशन बनाते हैं. ये सेम स्पीसीज़ के होते हैं और बहुत सारी पॉपुलेशंस मिलके P1 P2 P3 मिलके एक कम्युनिटी बनाती है. बहुत सारे पॉपुलेशंस से जब वो पॉपुलेशन या वो कम्युनिटी, बहुत सारी पॉपुलेशन से हमने कम्युनिटी बना दी. जब वो कम्युनिटी इंटरैक्ट करती है अपने इन्वायरमेंट के, इंटरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी विद द इन्वायरमेंट, तो क्या बनता है, इकोसिस्टम बनता है. तो क्या बनता है, इकोसिस्टम बनता है. और फिर बनता है इकोसिस्टम से बायोम्स. बायोम से बनता है बायोस्फीयर. बायोम से क्या बनता है, बायोस्फीयर बनता है. व्हाट इज़ कम्युनिटी, कम्युनिटी इज़ बेसिकली द ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन एंड इट इज़ मोस्टली नेम्ड आफ्टर द डोमिनेंट प्लांट स्पीसी. फॉर एग्जाम्पल सवाना हो गया, फॉर एग्जाम्पल मैनग्रूव्स हो गया. तो वहाँ पे जो डोमिनेंट प्लांट स्पीसी होता है उसके नेम से कम्युनिटी का नेम इन जनरल दिया जाता है. फॉर नाउ व्हाट इज़ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या होता है, एक फंक्शनल यूनिट होता है. फंक्शनल यूनिट होता है जहाँ पे कम्युनिटी का इंटरेक्शन होता है एनवायरनमेंट के साथ में, बायोटिक हो या एबायोटिक हो. बायोटिक कम्युनिटी और एबायोटिक कम्युनिटी इफ़ दे हैव एन इंटरेक्शन विद एन एनवायरनमेंट तो उसको क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं. व्हाट इज इकोलॉजी, स्टडी ऑफ द इकोसिस्टम इज इकोलॉजी. इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन क्या होता है, इंट्रा स्पेसिफिक. अब देखो इसमें ना शब्द को समझने की कोशिश करना कि व्हाट इज़ इंट्रा एंड व्हाट इज़ इंटर. हमें दो शब्द सीखने हैं, इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन एंड इंटर स्पेसिफिक रिलेशन. इंट्रा का मतलब हो जाएगा अगर सेम पॉपुलेशन के अंदर रिलेशनशिप बनाई जा रही है, सेम पॉपुलेशन के अंदर अगर रिलेशनशिप बनाई जा रही है देन इट इज़ इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप. अगर डिफरेंट पॉपुलेशन का क्या मतलब हो गया, कम्युनिटी. डिफरेंट पॉपुलेशन का क्या मतलब हो गया, कम्युनिटी के अंदर रिलेशनशिप बनाई जा रही है देन दैट इज़ अ इंटर स्पेसिफिक रिलेशन. तो इफ देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द सेम पॉपुलेशन देन दैट इज एन इंटर स्पेसिफिक रिलेशन. इफ द इंटरेक्शन इज बिटवीन द कम्युनिटी देन दैट इज एन इंटर स्पेसिफिक रिलेशन. फिर इकोलॉजी जो टर्म दिया था वो अर्नेस्ट हेकिंस ने दिया था. स्पीसीज क्या होती है, स्पीसीज इज बेसिकली द ग्रुप ऑफ द सिमिलर ऑर्गेनिजम्स विच इज़ केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, है ना. स्पीसीज होता क्या है, जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ द सिमिलर ऑर्गेनिजम्स जो केपेबल है इंटरब्रीड करने के और प्रोड्यूस करने के ऑफस्प्रिंग. बट द प्रायर कंडीशन इज प्री रिक्विजिट कंडीशन इज दैट ऑफस्प्रिंग शुड ऑल्सो बी फर्टाइल. ऑफस्प्रिंग क्या होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए. ऑफस्प्रिंग क्या होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल एक डोंकी है मेल, एक हॉर्स है फीमेल. उन दोनों के ऑफस्प्रिंग को क्या बोलेंगे, म्यूल. एक डोंकी है फीमेल, अगर हॉर्स है मेल तो उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो होगा हिनी. अगर म्यूल और हिनी, अगर ये म्यूल और हिनी क्या कर पा रहे हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ऑफस्प्रिंग, एंड दैट टू अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. कैसा ऑफस्प्रिंग, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, देन दे आर स्पीसीज. देन दैट स्पीसीज. फिर देखेंगे एक्वेटिक सिस्टम के बारे में. एक्वेटिक सिस्टम को हम तीन उसके अंदर डिवाइड करते हैं. वन इज़ फ्रेश, देन ब्रैकिश, देन मरीन. फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, मरीन वाटर. तो इसकी क्या रेंज होती है कि जो ब्रैकिश वाटर होता है ना दैट इज़ उसकी रेंज होती है 5 से 35 पीपीटी. पीपीटी पार्ट्स पर 1000, तो 5 से लेके 35 पीपीटी तक होगा तो वो ब्रैकिश वाटर होगा. लेकिन व्हाट इज़ फ्रेश वाटर एंड व्हाट इज़ मरीन वाटर, कि अगर वो 5 पीपीटी से कम का है, 5 पीपीटी से कम का है तो वो फ्रेश वाटर हो जाएगा. अगर 35 पीपीटी से ज़्यादा का है तो वो मरीन वाटर की रेंज में आ जाएगा. ठीक है, एक सेकेंड रुकना. ठीक है, हाँ. नाउ व्हाट इज़ बायोस्फीयर. बायोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर प्लस हाइड्रोस्फीयर प्लस लिथोस्फीयर. व्हाट इज बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर प्लस हाइड्रोस्फीयर प्लस लिथोस्फीयर इज द बायोस्फीयर. नेक्स्ट हम इसके बाद में देखेंगे कि हैबिटाट क्या होता है. हैबिटाट क्या होता है, एक फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ अ स्पीशी या लोकेशन को हम बोलते हैं हैबिटाट. व्हाट इज नीश, नीश इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ दैट स्पीशी परफॉर्मेंस. फंक्शन क्या है उस स्पीशी का, उसके हिसाब से उसको एक इकोसिस्टम के अंदर पोजीशन दी जाती है. किसी भी स्पीसी का एक पर्टिकुलर यूनिक फंक्शन क्या है उसके हिसाब से उसको इकोसिस्टम के अंदर एक पोजीशन दी जाती है. दैट इज द नीश. ऑक्यूपेशन ऑफ द स्पीसी एंड दैट हैज़ टू बी द यूनिक प्लेस क्या है उस स्पीसी की, उसका क्या ऑक्यूपेशन है, उसका क्या फंक्शन है, यूनिक फंक्शन क्या है, उसके हिसाब से उसको
पोजीशन दी जाती है एक इकोसिस्टम के अंदर, दैट इज नीश, उसको नीश बोलते हैं. इट कैन नॉट बी शेयर्ड बाय टू स्पीशीज. अ नीश कैन नॉट बी शेयर्ड. हैबिटेट कैन बी शेयर्ड बाय टू स्पीशीज बट अ नीश कैन नॉट बी शेयर्ड बाय टू स्पीशीज. इफ दे विल बी शेयर्ड तो क्या होगा, अगर ये स्पीशीज शेयर होती, अगर ये नीश शेयर होता है तो एक कॉम्पिटिशन होगा एंड अल्टीमेटली कॉम्पिटिशन के अंदर एक जीत जाएगा, दूसरा या तो हार जाएगा. मतलब हार जाने की क्या ऑप्शन है, या तो वो मर जाएगा या फिर वो अपना चीज़ों को अडेप्टेशन के थ्रू चेंज कर लेगा. ठीक है, इसकी एग्जांपल्स क्या है कि फॉर एग्जांपल फूड नीश हो सकता है, हैबिटेट नीश हो सकता है, फिजिकल नीश हो सकता है, केमिकल नीश हो सकता है, रिप्रोडक्शन नीश हो सकता है एंड सो ऑन. व्हाट इज़ द कीस्टोन स्पीसी? कीस्टोन स्पीसी क्या होता है? इट इज़ द हायर लेवल प्रेडेटर. सॉरी, व्हाट इज़ कीस्टोन? कीस्टोन होता है क्या? सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर कीस्टोन स्पीसी एब्सेंस है तो डिस्टर्बेंस हो जाएगा बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम और डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम के अंदर. इफ़ व्हाट इज़ अ कीस्टोन स्पीसी? कीस्टोन स्पीसी की डेफिनेशन क्या है कि अगर ये एब्सेंट होता है तो इसके एब्सेंट होने की वजह से दो चीज़ें डिस्टर्ब होती है. क्या डिस्टर्ब होता है? एक तो बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, एक डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम को डिस्टर्ब हो जाता है. बेसिकली ये हेल्प करता है इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द फूड चेन, इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द फूड चेन. फॉर एग्जाम्पल टाइगर, लायन एक्सेट्रा, ये यूजुअली क्या होते हैं? हायर लेवल के प्रीडेटर्स होते हैं, हायर लेवल के प्रीडेटर्स होते हैं. इफ़ यू नो, जब भी हम आर्च बनाते हैं तो आर्च में एक सेंटर में की स्टोन होता है. अगर ये की स्टोन नहीं होगा तो ये आर्च पूरी क्या कर जाएगी? कोलैप्स कर जाएगी. जैसे ही हमने इस की स्टोन को यहाँ से बाहर निकाला तो ये आर्च जो हो जाएगी वो कोलैप्स कर जाएगी. सिमिलरली अगर हमने की स्टोन स्पीसी को वहाँ से हटा दिया, अगर वो एब्सेंट हुए तो क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाएगा तुम्हारा ओवरऑल बैलेंस एंड डाइवर्सिटी ऑफ द इकोसिस्टम. बैलेंस एंड द डाइवर्सिटी ऑफ द इकोसिस्टम. ही इज़ जनरली द हाइस्ट लेवल प्रीडेटर. फॉर एग्जाम्पल लायन हो गया, टाइगर हो गया, एंड इट हेल्प्स इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द फूड चेन. नाउ नेक्स्ट अप इज द अम्ब्रेला स्पीसी. अम्ब्रेला स्पीसी जो होती है वो कंजर्वेशन सेंट्रिक होती है. ये हेल्पफुल होती है इन द सब्सिस्टेंस ऑफ द ओवरऑल इकोसिस्टम. हेल्पफुल होती है इन द सब्सिस्टेंस ऑफ द ओवरऑल इकोसिस्टम. ये हर टाइप के एनिमल का भला कर रही होती है. इस तरीके की स्पीसीज़ होती है अम्ब्रेला स्पीशीज़. फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट हो गया, फॉर एग्जाम्पल पांडा हो गया. अब कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं एलिफेंट का एग्जाम्पल देकर बताती हूँ कि जैसे जैसे एलिफेंट चलता है तो जो पूरी सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है. उनका जो भी एक्सक्रीटा होता है वो दूसरे एनिमल्स ईट करते हैं. एलिफेंट्स का एक यूजुअल फिनोमिना होता है कि वो कंजर्वेशन सेंट्रिक होता है. ठीक है, इस तरीके से तो उनको क्या, ऐसी स्पीशीज़ को क्या बोलते हैं? अम्ब्रेला स्पीशीज़ बोलते हैं. फ्लैगशिप स्पीशीज़ क्या होती है? जो प्रमोट करती है टूरिज्म को, जो टूरिज्म को प्रमोट करती है. ठीक है, बारसिंगा हो गया, ब्लैक बक हो गया. ना व्हाट इज़ द इंडिकेटर स्पीशीज? जो ये इंडिकेट करती है कि एनवायरमेंटल स्टेटस कैसा है उस पर्टिकुलर एरिया का. मतलब इफ़ इट इज़ अ गुड एनवायरमेंटल स्टेटस, फॉर एग्जाम्पल अगर इक्वेटिक है तो फ्रेश वाटर है कि सलाइन वाटर की तरफ जा रहे हैं, तो ये इंडिकेट करता है एनवायरमेंटल स्टेटस ऑफ दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम. फॉर एग्जाम्पल कोरल रीफ्स हो गई, गंगा डॉल्फिन हो गई, तो गंगा डॉल्फिन से फ्रेश वाटर में रहती है. अगर वहाँ पे से गंगा डॉल्फिन्स कम होंगी, दैट मीन्स कि वो जो पर्टिकुलर रिवर बॉडी है उसके अंदर सैलिनिटी हो रही है, वो फ्रेश वाटर से पल्यूट होने की कगार पे है. कोरल रीफ्स हो गई, कोरल रीफ्स बहुत ही स्टीनोहलाइन, बहुत ही स्टीनोहलाइन और बहुत ही स्टीनोथर्मल होती है. तो टेम्परेचर और अगर सैलिनिटी ऑफ द रिवर बॉडी बढ़ रही है तो हमें कोरल रीफ की एब्सेंस दिखने लग जाएगी वहाँ पे. देन कम्स दी एंडेमिक स्पीशीज़. क्या होता है? स्टीनोहलाइन, यूरीथर्मल, स्टीनोथर्मल. विल सी फर्दर. एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होती है? इफ़ दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू द स्पेशल यूनिट, किसी भी जोग्राफिकल यूनिट के अंदर अगर वो रिस्ट्रिक्टेड है तो उनको हम एंडेमिक स्पीशीज़ बोलते हैं. इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं नीलगिरी ताहड़, अल्पाइन वैली फ्लावर्स. अल्पाइन वैली फ्लावर्स आपको सिर्फ और सिर्फ वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलते हैं. नीलगिरी ताहड़ जो है वो आपको नीलगिरी वाला जो जोन होता है इन द सदर्न इंडिया, वहाँ पे ही देखने को मिलता है. लायन टेल्ड मकैक हो गया. तो ये सारे एंडेमिक स्पीशीज़ है. व्हाट इज़ द एलियन स्पीसी? एलियन नाम से समझ में आ रहा है अगर वो स्पीशी नॉट बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर हैबिटेट, ये इन्वेजिव भी हो सकती है और ये हार्मफुल भी हो सकती है फॉर दैट इकोसिस्टम. उनको बोलते हैं एलियन स्पीसीज. इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? गोट इन द गैलापागोस आइलैंड. इनके एग्जाम्पल्स याद करना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन विल नॉट कम फ्रॉम द डेफिनेशन, मोस्टली एग्जाम्पल्स ही पूछते हैं. एंड इफ़ वी हैव रेड द एग्जाम्पल्स, इन एग्जाम्पल्स में से कोई एग्जाम्पल आ जाता है सुपर डुपर हिट. अगर नहीं भी आता है तो अगर हमें डेफिनेशन पता है तो विल बी एबल टू डू इट, बट हाँ एग्जाम्पल्स याद करने हैं. नाउ व्हाट इज़ अडेप्टेशन? जो मैंने बोला था ना कि अगर नीश सेम होता है तो कंपटीशन होगा. कंपटीशन के केस में दो चीज़ें हो सकती है, या तो आप या तो आप लूज़ कर जाओगे, ठीक है, या आप अडेप्ट कर जाओगे. अडेप्टेशन होता क्या है? हेल्प्स टू सर्वाइव इन द इन्वायरमेंट, है ना. इसमें क्या करते हो? आप अपनी चीज़ों को चेंज करते हो. फॉर एग्जाम्पल एक शैपोरिन प्रोटीन होता है दैट डू नॉट लेट द एंजाइम फ्रीज इन द कोल्ड कंडीशंस. भी कोल्ड कंडीशंस है बहुत ज़्यादा, तो आप क्या करोगे? आपने एक ऐसी लेयर, एक ऐसी फैट की लेयर बना ली अपनी बॉडी के अंदर ताकि आपके जो एंजाइम्स हैं वो उसको फ्रीज ना होने दे. तो शैपोरिन प्रोटीन डू नॉट लेट द एंजाइम्स फ्रीज इन द कोल्ड कंडीशंस. वैक्सी लीव्स होती है कैक्टस के अंदर, आपने देखा डेजर्ट एरिया के अंदर, ताकि उसका पानी बहुत ज़्यादा इवेपोरेट ना हो, उसका जो वाटर कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा इवेपोरेट ना हो. कंगारू रैट होता है, इनके अंदर भी पानी की बहुत कमी होती है, तो ये अपने यूरिन जो होता है उससे वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है. तो इस तरीके की चीज़ें. फॉर एग्जांपल कैंप पाथवे बहुत ही रीसेंट न्यूज़ से एग्जांपल है.
कि प्लांट्स जो होते हैं डेजर्ट एरिया के अंदर वो अपने स्टोमेटाज ओपन करते हैं नाइट के अंदर. प्लांट्स इन द डेजर्ट एरिया ओपन द स्टोमेटा इन द नाइट ताकि वो वाटर इवेपोरेट ना हो. Then comes the speciation. Speciation क्या है? Process by which the new species are formed. Process by which the new species are formed is the speciation. Extinction, fifth mass extinction हुआ था. 70% of the earth species इसके अंदर die हो गई थी. अब sixth mass extinction जो होगा वो anthropogenic reasons की वजह से होगा. और जो reason हमें अभी दिख रहा है that is the climate change. अब हम पढ़ेंगे carbon rainbow के बारे में. Carbon rainbow comes tells about a lot of types, different types of the carbon. सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर कोई कार्बन है जिसको हमने कैप्चर कर दिया है थ्रू द एयर और इंडस्ट्रियल इमिशन या आपने एयर से कैप्चर किया है कार्बन को तो उसको बोलेंगे पर्पल कार्बन. उसको क्या बोलेंगे? पर्पल कार्बन. अगर मैंने उसको ओशियन प्लांट्स और सेडिमेंट से कैप्चर किया है तो ब्लू, ओशियन ब्लू. ठीक है. टील कार्बन कौन सा होगा? अगर मैंने उसको फ्रेश वाटर या वेटलैंड एनवायरनमेंट से कैप्चर किया है. इफ द कार्बन इज कैप्चर्ड फ्रॉम द फ्रेश वाटर और द वेटलैंड एनवायरनमेंट देन इट इज टील कार्बन. इफ इट इज स्टोर्ड इन द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स देन इट्स अ ग्रीन कार्बन. इफ इट इज़ रिलीज्ड इन द इंडस्ट्रियल इमिशंस, अगर रिलीज़ कर दिया है इन द इंडस्ट्रियल इमिशंस तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रे कार्बन. अब देखो हमने इंडस्ट्रियल इमिशंस दो जगह पढ़े हैं. ठीक है. एक जगह हम इंडस्ट्रियल इमिशन से जो कार्बन हुआ है उसको हमने कैप्चर किया है तो कैप्चर कर दिया देन दैट इज़ अ पर्पल कार्बन. इफ़ वी हैव रिलीज्ड इट इनटू द एयर देन इट इज़ अ ग्रे कार्बन. ठीक है. देन व्हाट इज़ द ब्लैक कार्बन? ब्लैक कार्बन इज जस्ट अ मिनट. ब्लैक कार्बन इज बेसिकली अगर फॉसिल फ्यूल्स के रिलीज से हुआ है, रिलीज थ्रू द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स. ब्राउन इज रिलीज थ्रू द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर. इनकम्प्लीट कंबशन हुआ है अगर ऑर्गेनिक मैटर का देन दैट इज अ ब्राउन कार्बन. रेड कार्बन का मतलब क्या होगा? कार्बन रिलीज थ्रू द बायोलॉजिकल पार्टिकल्स. कार्बन रिलीज थ्रू द बायोलॉजिकल पार्टिकल्स इन द ऑन द स्नो एंड द आइस जिसकी वजह से एल्बिडो कम हो जाता है. व्हाट इज एल्बिडो? हम ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे. बेसिक फिनोमिना मैं भी बता दूंगी पर एक बार वापस से रिवाइज कर देते हैं. पर्पल कार्बन क्या होता है? अगर इंडस्ट्रियल इमिशन को हमने कैप्चर कर दिया है. ब्लू यानी ओशियन प्लांट्स और सेडिमेंट्स में स्टोर है. टील यानी फ्रेश वाटर या वेटलैंड में स्टोर है. ग्रीन यानी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के अंदर स्टोर है. ग्रे यानी इंडस्ट्रियल इमिशंस वाला जो कार्बन है वो हमने रिलीज कर दिया है. ब्लैक यानी फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग की वजह से हो रहा है. ब्राउन यानी इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर की वजह से हो रहा है. रेड यानी अगर स्नो और आइस के ऊपर जो बायोलॉजिकल पार्टिकल्स हैं वहाँ से कार्बन रिलीज हो रहा है. देखो कार्बन रिलीज थ्रू द बायोलॉजिकल पार्टिकल्स ऑन द स्नो एंड आइस जिसकी वजह से क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है एल्बिडो. नाउ व्हाट इज एल्बिडो? मैं एक बार बहुत ही ब्रॉडली बता देती हूँ दैट इफ इट इज़ अ स्नो और अ ग्लेशियर तो यहाँ पे आइस है. ठीक है. ये बहुत ही वाइट कलर का होता है. ठीक है. तो इसके ऊपर जो भी सनलाइट आएगी वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी. मतलब ये मैंने डायरेक्शंस तो गलत ही बनाई हैं, एरोज ही गलत बनाए हैं बट फिर भी आप एक ब्रॉड समझ जाइए कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ दे हैव पास्ड ऑन सम लाइट तो ये लाइट जो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी इसको हम बोलते हैं एल्बिडो. इसको हम क्या बोलते हैं? एल्बिडो. अब जैसे जैसे ये मेल्ट होगा तो एल्बिडो भी कम होगा. एल्बिडो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो अगर इस पे अगर कोई बायोलॉजिकल पार्टिकल है, इस ग्लेशियर के ऊपर अगर कोई बायोलॉजिकल पार्टिकल है, ठीक है, उसकी वजह से जो कार्बन रिलीज़ हो रहा है स्नो एंड आइस के ऊपर तो वो रिड्यूस करेगा एल्बिडो को एंड विच इज़ नॉट अ गुड फिनोमिना. एल्बिडो का कम होने का मतलब हमारी अर्थ के अंदर ज़्यादा हीट ट्रैप हो रही है तो इट इज़ नॉट अ गुड फिनोमिना. उसको हम बोलते हैं रेड कार्बन. इसको हम क्या बोलते हैं? रेड कार्बन बोलते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? रेड कार्बन. नेक्स्ट अप इज़ कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम के बारे में देखेंगे. क्या होता है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम? सबसे पहले इकोसिस्टम को हमने ब्रॉड दो कैटेगरीज में डिवाइड किया. बायोटिक, एबायोटिक. बायोटिक के अंदर आ जाएगा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर. ये हम पढ़ेंगे फूड चेन और फूड वेब के अंदर. प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर. एबायोटिक के अंदर क्या होगा? फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक. फिजिकल के अंदर टेम्परेचर, सनलाइट. मतलब ये इकोसिस्टम के टाइप्स देख रहे हैं हम. एबायोटिक इकोसिस्टम उसके अंदर फिजिकल इकोसिस्टम. फिजिकल में क्या हो जाएगा? टेम्परेचर हो गया, सनलाइट हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, सॉइल हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया. इनऑर्गेनिक के अंदर CO2, O2, N2, H2O ये सारे इनऑर्गेनिक हो गए. ऑर्गेनिक में क्या हो जाएगा? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स. ये सारी वही चीज़ें जो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी. ठीक है. ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स. लिपिड्स इज़ नथिंग बट द फैट. फैट की जो लेयर होती है ना उसको ही हम लिपिड बोलते हैं. ऑर्गेनिक का क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला कैसे हम याद कर सकते हैं कि अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाया है उसने CH के साथ में, ठीक है, एंड दैट इज़ ऑर्गेनिक. कैसे होता है मैं आपको समझा देती हूँ एक बारी. फॉर एग्जाम्पल एक कार्बन है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है. दिस इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. 3 वो किसी और के साथ में बना देगा, एक उसने H के साथ में बना दिया. तो इसको हम लिखते कैसे हैं? ठीक है. इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे ये एनवायरनमेंट के लिए, बस मैंने बता दिया ताकि
कुछ भी ऐसी चीज़ है जो नहीं बन रही हो तो इस वजह से मे भी बन जाए, ठीक है। ऑर्गेनिक मैंने देख लिया, इनऑर्गेनिक देख लिया। इनऑर्गेनिक के अंदर CO2, O2, N2, H2O, ऑर्गेनिक के अंदर ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स। नेक्स्ट अप इज द टेम्परेचर। एबायोटिक के बारे में हम देख रहे थे क्या होता है। देखो कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सिंपल से टर्म्स है, याद कर लो। हाइबरनेशन अपन सबने सुना होगा। इफ़ समबडी इज ऑल टाइम स्लीपिंग इन द विंटर टाइम्स तो उनको क्या बोलते हैं, हाइबरनेट कर रहा है। पोलार बियर्स हाइबरनेट करते हैं। इन जनरल भी हम यूज़ करते हैं दैट द वन इज ऑल टाइम हाइबरनेटिंग, इज इन ऑल टाइम हाइबरनेशन। जो कुंभ थे, नहीं कुंभ नहीं, ठीक है। हाइबरनेशन का मतलब क्या हो गया, स्लीप इन द विंटर्स। स्लीप इन द विंटर्स। एस्टिवेशन का मतलब क्या हो गया, स्लीप इन द समर्स। जो समर में स्लीप करके अपनी एनर्जी बनाते हैं उनको बोलते हैं एस्टिवेशन। जो विंटर्स में स्लीप करके अपनी एनर्जी बचा रहे हैं उनको बोलते हैं हाइबरनेशन। यूरी थर्मल क्या होता है, स्टीनो थर्मल क्या होता है। नाउ अंडरस्टैंड द टर्म्स, जस्ट अ मिनट। सबसे पहले हम देखेंगे थर्मल का मतलब, इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू द टेम्परेचर, ये हो गया। अब मैं समझूंगी व्हाट इज़ यूरी एंड व्हाट इज़ स्टीनो। यूरी का मतलब होता है जो वाइड रेंज में रह सकता हो। स्टीनो का मतलब है जो बहुत ही नैरो रेंज में रह सकता हो, ठीक है। सो अगर कोई वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में रह सकता है तो उसको बोलते हैं यूरी थर्मल। अगर कोई नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में रह सकता है तो उसको बोलते हैं स्टीनो थर्मल। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स में कौन रह सकता है, ह्यूमंस, बर्ड्स। स्टीनोथर्मल का मतलब जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में रह सकता है, फॉर एग्जांपल कोकोनट, फॉर एग्जांपल पोलार बियर, लिजर्ड, फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें। अब देखो एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन क्या होता है, इट्स नॉट नेसेसरी ऑल द टाइम, लेकिन जो यूरी थर्मल होंगे वो मोस्टली वार्म ब्लडेड होंगे। वो क्या होंगे, मोस्टली वार्म ब्लडेड होंगे। लेकिन जो स्टीनोथर्मल्स होंगे वो कोल्ड ब्लडेड होंगे। वो क्या होंगे, कोल्ड ब्लडेड होंगे, ठीक है। वाइड रेंज यूरी थर्मल वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में रह सकते हैं, वार्म ब्लडेड होंगे। स्टीनोथर्मल नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में रह सकते हैं, कोल्ड ब्लडेड होंगे। नॉट नेसेसरली कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड वाला फिनोमिना, बट एक ब्रॉड, अगर नहीं समझ में आ रहा है और मार्क करना है कुछ तो इस तरीके से किया जा सकता है ना। व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस एंड व्हाट इज़ हेट्रोस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है, टेम्परेचर अगर मेंटेन कर रहा है। स्टेसिस का मतलब हो गया टेम्परेचर। अगर कोई एनिमल है वो मेंटेन कर रहा है कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, अगर कोई स्पीसी कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर रही है तो वो होम्योस्टेसिस हो गई। अगर वो एडजस्ट कर जा रही है अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग टेम्परेचर तो वो हो जाएगा हेट्रोस्टेसिस। जो मतलब जो हेमियोज है वो एडजस्ट नहीं करते हैं। हेमियोज क्या करते हैं, अपने कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर पे ही रहते हैं, अपने कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर पे ही रहते हैं। लेकिन जो हेट्रो है वो एडजस्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग टेम्परेचर। नाउ मरीन के अंदर देखेंगे हम क्या होता है। मरीन में एक थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, देखो हमने एपीसेंटर सुना होगा, तो एपी का मतलब क्या होता है, जो सरफेस के ऊपर है। एपी इज ऑन द सरफेस, हाइपो इज इनसाइड। तो जब हम थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ वाटर देखेंगे तो सबसे जो ऊपर वाली लेयर होगी उसको हम बोलेंगे एपिलीमियन, बीच वाली को बोलेंगे मेटालीमियन, और सबसे अंदर वाली जो होगी उसको बोलेंगे हाइपोलीमियन। अब मुझे बताओ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे होगा, सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पे होगा। जैसे जैसे हम पानी में नीचे की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे हम पानी में नीचे की तरफ जाते हैं टेम्परेचर लो होता है और ऊपर की तरफ हाई होता है, क्योंकि कांस्टेंट सनलाइट आ रही होती है, क्योंकि कांस्टेंट सनलाइट आ रही होती है, ठीक है। तो ये वाला हाई होता है, ये लो होता है। तो ये थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ द वाटर बॉडी हो गया, एपिलीमियन, मेटालीमियन, हाइपोलीमियन। हाई टेम्परेचर होता है यहाँ पे लो टेम्परेचर होता है। देन कम्स द स्टीनो हलाइन एंड यूरी हलाइन। हलाइन का मतलब मैं अगर आपको बता दूँ तो क्या आप मुझे इन दोनों टर्म्स के मतलब बता सकते हैं। हलाइन इज सैलिनिटी, haline refers to salinity. So stenohaline is narrow range of salinity, euryhaline is wide range of salinity. Narrow range of salinity का example हो गया corals. देन कम्स दी प्लांट्स के अंदर दो टर्म्स होती है, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। क्या होते हैं दोनों, एंजियोस्पर्म्स के अंदर क्लोज सीड्स होंगे किसी भी फ्रूट या फ्लावर के अंदर। एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होगा, क्लोज्ड सीड होंगे किसी भी फ्रूट या फ्लावर के अंदर। वेरएज जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनके अंदर नेकेड सीड्स होते हैं और फ्लावर्स नहीं होते हैं मोस्टली। एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म दो टर्म्स होते हैं प्लांट्स के अंदर। एंजियो का मतलब क्लोज सीड होगा किसी भी फ्रूट और फ्लावर के अंदर, जिम्नोस्पर्म का मतलब नेकेड सीड होंगे जिसमें कोई फ्लावर्स नहीं होगा। नाउ हम पढ़ेंगे बायोटिक इकोसिस्टम के बारे में। ये कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ फूड चेन। कि सबसे पहले क्या होता है हमारे पास में, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं जिनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। इनके एग्जांपल्स होंगे प्लांट्स, लाइकन्स, मॉसेस, बैक्टीरिया, एल्गा। बैक्टीरिया और एल्गा इज मोस्टली फॉर द मरीन प्लांट्स, लाइकन्स, मॉसेस इज मोस्टली फॉर द टेरेस्ट्रियल थिंग। तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हो गए। इनके बाद में क्या आएंगे, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स बोलो इनको, या फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलो, जो कि हर्बीवोर होते हैं। हर्बीवोर्स जो होते हैं ना उनको बोलते हैं। ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। ये अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए इनको हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। ये मोस्टली हर्बीवोर्स होते हैं क्योंकि ये प्लांट को खा रहे हैं, क्योंकि ये प्राइमरी कंज्यूमर है ना। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर जो खाना बना रहे हैं उसको खा रहे हैं, दीज आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ऑल्सो दे कैन बी ओमनीवर ऑल्सो, ठीक है। दे कैन बी ओमनीवर। ओमनीवर इज़ वन जो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों चीज़ें खाते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है डियर, इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है डियर। देन उसके बाद में आता है तुम्हारा सेकेंडरी कंज्यूमर, जो इस
प्राइमरी कंज्यूमर या सेकेंडरी प्रोड्यूसर को खा रहा है, जो डियर को खा रहा है वो आ जाएगा लायन, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। ऑब्वियसली हेटरोट्रॉप होंगे और ये कार्निवोर होगा, ये 1 डिग्री कार्निवोर होता है। ऐसे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे कार्निवोर की डिग्री भी बढ़ती जाएगी, हम नीचे पिरामिड में इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, जब ये लायन मर जाएगा तो इसको कौन करेगा, इसको स्कैवेंजर्स खा लेंगे, और जो स्कैवेंजर्स जो वेस्ट छोड़ लेंगे उसको वो डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज होने के भी 2 तरीके होते हैं, वन इज सेप्रोफाइट्स, अनदर वन इज डेट्रीवोरस। स्कैवेंजर्स डिकम्पोजिशन के भी 2 तरीके होते हैं, एक हो गया सेप्रोफाइट्स और एक हो गया डेट्रीवोरस। क्या होते हैं आगे देखेंगे। ठीक है, आर वी डन विद दिस। एक चीज़ मुझे इससे पहले बतानी है आपको, ये जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का एक स्पेशल फीचर होता है कि वो एक प्रोड्यूसर भी है, वो एक कंज्यूमर भी है, वो एक डेट्रीवोर भी है। वो एक प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है और एक डेट्रीवोर भी है। ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं, जैसे हम ये देखेंगे ना पिरामिड, इसके अंदर ये जो एक एक लेवल्स है, ये जो टीज लिखे हुए हैं सारे, ये क्या होते हैं, ये ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं। पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द फूड वेब। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द फूड वेब? ट्रॉफ का मतलब क्या होता है, फूड। चलो अब हम ये पिरामिड को देखते हैं। अगेन वही फूड चेन है, बस इसको पिरामिड के अंदर सेट किया हुआ है। तो सबसे पहले वाले लाइन में जहाँ पे ऑटोट्रॉप्स लिखा हुआ है, दे आर दैट इज द T1 ट्रॉफिक लेवल 1 प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। फिर हर्बीवोर आ जाते हैं, ग्रास हॉपर्स एग्जाम्पल्स है। ये T2 हो जाएगा और ये सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स या प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। देन कम्स द 1 डिग्री कार्निवोर फ्रॉग T3, ये होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। देन फिर आ जाएगा कार्निवोर स्नेक T4, ये हो जाएंगे टर्शरी कंज्यूमर्स। और सबसे ऊपर आएगा तुम्हारा ईगल T5, इसको तुम टॉप कंज्यूमर बोल सकते हो, इसको तुम टॉप कंज्यूमर बोल सकते हो। अब इस पिरामिड का डीमेरिट क्या है, दैट देयर इज नो फिक्स्ड प्लेस फॉर ओमनीवोर्स, फॉर डीकम्पोजर्स एंड फॉर स्कैवेंजर्स। ओमनीवर्स, डीकम्पोजर्स और स्कैवेंजर्स के लिए कोई फिक्स प्लेस नहीं है। नाउ व्हाट इज इंसेक्टिवोरस? इंसेक्टिवोरस क्या होता है, जो इंसेक्ट्स को खाता है वो इंसेक्टिवोरस, जो हर्ब्स को खाता है वो हर्बीवोरस, तो जो इंसेक्ट्स को खाता है वो इंसेक्टिवोरस। इसके एग्जांपल्स क्या है, वीनस फ्लाई ट्रैप। अब नाम से समझ में आएगा, आप नाम पढ़ के उसको समझने की कोशिश करो कि कोई फ्लाई ट्रैप है तो वो फ्लाई को खा रहा होगा ना, इसीलिए वो फ्लाई ट्रैप है और उसी को इंसेक्टिवोरस बोलते हैं। तो फ्लाई ट्रैप हो गया, कैप्नेसिस हो गया, ड्रोसेरा कैप्नेसिस, कॉमन बटरवॉट, येलो पिचर प्लांट। पिचर प्लांट बचपन में देखा था, एक प्लांट होता था कार्टून्स के अंदर जो पूरा बेबी को या पूरा किसी भी ह्यूमन बीइंग को अपने अंदर ले लेता था, तो दैट वाज द पिचर प्लांट। तो कॉमन बटरवॉट हो गया, ड्रोसेरा कैप्नेसिस हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, ये इंसेक्टिवोरस के एग्जांपल्स हो गए। इनको क्या कंडीशंस चाहिए होती है, हाई रेनफॉल चाहिए होता है, फोटोसिंथेसिस से भी ये एनर्जी लेते हैं और ये न्यूट्रिएंट से भी मतलब इंसेक्ट्स से भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो एक फोटोसिंथेसिस से न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं बिकॉज दे आर प्लांट्स, नो। इफ़ फॉर एग्जाम्पल इट्स पिक्चर प्लांट, तो वो प्लांट है तो वो फोटोसिंथेसिस भी करेगा, और वो इंसेक्ट को खा रहा है तो वो इंसेक्ट से भी न्यूट्रिएंट्स ले रहा है। याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लॉजिकली अगर आप एक बार सोच लो तो। और ये हाई प्लांट है तो रेनफॉल भी चाहिए होगी, ठीक है। लेस फर्टाइल एरिया में हो सकता है, ये उसका एक स्पेशल फीचर है, तभी तो उसको इंसेक्ट से न्यूट्रिशंस और लेने पड़ रहे हैं। अगर सॉइल ही बहुत ही फर्टाइल होती तो शायद उसको इंसेक्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप मुझे बताओ कि इसका एक भी फीचर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इट इज़ अ प्लांट, है ना। वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, या येलो, आई डोंट नो वीनस फ्लाई ट्रैप इज अ प्लांट और नॉट, फॉर एग्जाम्पल फॉर श्योर येलो पिक्चर प्लांट इज अ प्लांट, है ना। ये एक प्लांट है। अब मुझे एक बात बताओ, प्लांट है तो हाई रेनफॉल में होगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, इंसेक्टिवोर है तो इंसेक्ट से अपने न्यूट्रिएंट्स लेगा। अब क्योंकि इसको इंसेक्ट से न्यूट्रिएंट लेने की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब यही है कि वो एक लेस फर्टाइल एरिया का प्लांट है, ठीक है। अब इनका पोजीशन कहाँ पे होगा, ट्रॉपिक लेवल 1 और ट्रॉपिक लेवल 3। क्यों, देखो ट्रॉपिक लेवल 1 के अंदर आ जाएंगे ऑटोट्रॉप्स, ट्रॉपिक लेवल 3 के अंदर क्या आ रहा है, जो प्राइमरी जो कंज्यूमर है उसको खा रहा है, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है ना उसको खा रहा है, तो इसीलिए वो T3 में आ गया, लॉजिकल। देन कम्स द स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, स्कैवेंजर्स वो बड़े जानवर होते हैं जो किसी भी मरे हुए जानवर को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइना, जैकल, कॉन्डो, स्टॉक इज़ अ बर्ड, वॉस्प, ऑब्जॉम इज़ अ रैट, सीगल, हॉर्नेट इज़ एन इंसेक्ट, रकून, येलो जैकेट इज़ अगैन एन इंसेक्ट। तो ये जो बड़े जानवर होते हैं जो किसी भी डेड बॉडी को खाते हैं, दैट इज़ स्कैवेंजर्स। अब हमने देखा था, यहाँ पे देखिए मैं आपको बताती हूँ, हाँ वापस से पीछे जाएंगे एक बार, ये देखो क्लिनजिंग मैकेनिज्म होता क्या है। बेसिकली 2 तरीके से होता है, एक तो स्कैवेंजर्स हो गया, एक डीकम्पोजर्स हो गए। स्कैवेंजर्स और डीकम्पोजर्स हो गए। स्कैवेंजर्स तो जो जानवर की जो डेड बॉडी होती है उसको खाते हैं। डीकम्पोजर्स क्या होता है कि जो स्कैवेंजर्स जो वेस्ट छोड़ देते हैं ना उसको डीकम्पोज करते हैं। डीकम्पोज करने के 2 तरीके हैं, एक होता है डेट्रीवोरस, एक होता है सेप्रोफाइट्स। एक होता है डेट्रीवोरस, एक होता है सेप्रोफाइट्स। इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। डेट्रीवोरस क्या होता है कि पहले जो भी डिकम्पोज होने के लिए मटेरियल है ये उसको खा लेते हैं और फिर इंटरनली डाइजेस्ट करते हैं। डेट्रीवोरस क्या करते हैं, इंटरनल डाइजेशन करते हैं। वेयर सैप्रोफाइट्स क्या करते हैं कि जो एक्सटर्नल डाइजेशन करते हैं थ्रू एंजाइम्स। कैसे करेंगे मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ डेड रिमेन, ये इसके ऊपर कुछ एंजाइम को रिलीज़ करेंगे। बेसिकली दे रिलीज सम एंजाइम
सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एक्सटर्नली, पूरा उसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन दे विल कंज्यूम इट, एंड देन दे विल कंज्यूम इट। सेप्रोफाइट्स क्या होता है, एक्सटर्नल डाइजेशन करते रहे थ्रू सम एंजाइम, बेसिकली दे रिलीज सम एंजाइम, सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एक्सटर्नली एंड देन कंज्यूम इट। दोनों के बीच में, तीनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया। स्कैवेंजर्स बाहर ही खा लेते हैं बड़े बड़े जानवरों को, और डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, डेट्रीवोर होते हैं और सेप्रोफाइट्स होते हैं। डेट्रीवोर्स क्या करते हैं, इंटरनल डाइजेशन करते हैं, सेप्रोफाइट्स क्या करते हैं, एक्सटर्नल डाइजेशन करते हैं थ्रू सम एंजाइम्स। ठीक है, नाउ लेट्स गो बैक। कहाँ पे थे हम, स्कैवेंजर्स के हमने एग्जाम्पल्स देखे थे, डेट्रीवोर्स के बारे में देखते हैं। डेट्रीवोर्स इंटरनल डाइजेशन करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गया, स्लग, दिस इज स्लग, इसको ढंग से चेक सही कर लेना अगर स्पेलिंग सही नहीं समझ में आ रही, SLUG, इट्स अ स्लग। ठीक है, देन स्लग हो गया, माइट हो गया, स्लग हो गया, माइट हो गया, मिलीपीड हो गया, स्प्रिंग टेल हो गया। स्लग, माइट, मिलीपीड, स्प्रिंग टेल, स्लग, माइट, मिलीपीड, स्प्रिंग टेल। अब उसके बाद में देखेंगे सैप्रोफाइट्स क्या होता है। सैप्रोफाइट्स वेस्ट फ्रॉम द डेट्रीवोर्स, ठीक है, एंजाइम को रिलीज करते हैं बाय द सेप्रोफाइट्स, सिंपलर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे एंड देन दे टेक इट। इसके एग्जांपल्स क्या हो गया, फंगस, ईस्ट, बैक्टीरिया एक्सेट्रा, फंगस, ईस्ट, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। ठीक है, फिर डिकम्पोजिशन का प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द डिकम्पोजिशन, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। वापस देखते हैं, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन क्या होता है, सब देखते हैं। सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन यानी ब्रॉड, बड़े बड़े पीसेस में फ्रेगमेंट कर दिया। लीचिंग का मतलब क्या होता है, लीचिंग बहुत अच्छे से समझना क्योंकि आगे काम आता रहेगा। लीचिंग का मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी प्रेजेंट होगा, वाटर प्रेजेंट इन इट, जो भी डेड बॉडी है उसे समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तो उसके बड़े बड़े टुकड़ों में उसको फिजिकल आप बोल सकते हो कि फ्रैगमेंट कर दिया है। उसके बाद में जो भी रिमेन के अंदर वाटर कंटेंट होगा, वाटर प्रेजेंट इन इट विल परकोलेट इनटू द सॉइल। जब वो वाटर परकोलेट होगा तो उसके अंदर से जितने भी केमिकल्स और न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी इसके साथ में सॉइल में चले जाएंगे, उस बॉडी के साथ में सॉइल में चले जाएंगे। लीचिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी बॉडी रिमेन के अंदर अगर कोई वाटर कंटेंट है वो परकोलेट कर जाएगा सॉइल के अंदर एंड विद इट इट विल रिमूव द केमिकल एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर इट फ्रॉम इट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज द कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है कि ब्रेक डाउन होता है इनटू द ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स, और इससे एनर्जी यील्ड करी जाती है। ब्रेक डाउन इनटू द ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स, उससे एनर्जी यील्ड करी जाती है और ये ह्यूमन बॉडी के अंदर भी होता है। नेक्स्ट स्टेप इज द ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, इट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू द सॉइल्स एंड द कंपोस्ट। ऑर्गेनिक मटेरियल जितना भी है बॉडी के अंदर, हमने देखा था ना, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, लिपिड्स हो गया, इनका जब ब्रेक डाउन होगा in the soil, in the compost, तो formation of the humus होगा, formation of the humus होगा, conversion of the detritus into the dark colored amorphous substance, detritus का conversion of the detritus into the dark colored amorphous substance, that is humus। उसके बाद में next step is the mineralization। mineralization क्या होता है, रिलीज ऑफ द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, जितना भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज है, वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, इनटू द सॉइल, उसको हमने बोल दिया मिनरलाइजेशन। तो क्या स्टेप हुआ, सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन हुआ, फिर लीचिंग हुआ, फिर कैटाबॉलिज्म हुआ, फिर ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन यानी ऑर्गेनिक मटेरियल का फ्रेगमेंटेशन, ब्रेकडाउन, और मिनरलाइजेशन का मतलब ब्रेकडाउन ऑफ द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। देन कम्स द मिनरलाइजेशन। डन, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। क्लेंजिंग मैकेनिज्म हमने देख लिया है। उसके बाद में हम और इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे इकोसिस्टम से रिलेटेड क्या है। सबसे पहले आ जाता है इकोटोन। इकोटोन इज द ट्रांजिशन जोन बिटवीन द टू और मोर इकोसिस्टम्स। दिस इज इकोसिस्टम वन, ये एग्जाम्पल है, एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम वन हो गया, दूसरा इकोसिस्टम हो गया डेजर्ट। इन दोनों के बीच में आता है इकोटोन विच इज़ ग्रास लैंड। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल के अंदर ये बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है कि दो इकोसिस्टम के बीच का जो ट्रांजिशन जोन होता है उसको हम इकोटोन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेंशन ज़्यादा होती है, यहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा होता है और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा होती है। अब ये तो हमने टेरेस्ट्रियल में देख लिया। अगर मतलब दो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स है, उसके बीच में ग्रासलैंड होती है। अगर एक टेरेस्ट्रियल और एक मरीन है, फॉर एग्जांपल एक टेरेस्ट्रियल है और एक मरीन है, तो उसके बीच का जो ट्रांजिशन जोन होगा वहाँ पे क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, एक वेटलैंड हो सकता है, मैनग्रोव्स हो सकता है, एस्चुरीज हो सकता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एस्चुरी एंड द डेल्टा, क्लियर कर लेना ज्योग्राफी में जाके, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि एस्चुरी क्या होता है, डेल्टा क्या होता है। ठीक है, इकोटोन समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताइए कि एज इफेक्ट क्या होता है। इस इकोटोन के ऊपर होता है एज इफेक्ट। इस इकोटोन वाला जो जोन होता है ना, यहाँ पे होता है एज इफेक्ट और यहाँ पे मिलती है एज स्पीशीज़। क्या होता है, लेट्स सी।
एज इफेक्ट क्या होता है? समटाइम्स इन एन इकोटोन द नंबर ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द सेम स्पीशी ऑफ सम स्पीशी इज मच ग्रेटर देन द आइदर कम्युनिटीज। इकोसिस्टम 1 में जो स्पीशी है और इकोसिस्टम 2 में जो स्पीशी है उसके अलावा एक और स्पीशी होती है जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको बोलते हैं एज इफेक्ट। देखो वापस से पढ़ते हैं, समटाइम इन एन इकोटोन के अंदर द नंबर एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सम स्पीशी इज मच ग्रेटर देन द आइदर कम्युनिटीज। आइदर का मतलब हो गया इकोटोन, इकोसिस्टम 1 एंड इकोसिस्टम 2 दोनों में ही नहीं है या दोनों में ही कम है, पर उसके अलावा जो इकोटोन एरिया है यहाँ पे उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसको बोलते हैं एज इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? एज इफेक्ट। अब एज स्पीशी कौन सी होती है? यही जो स्पीशी जो सबसे ज़्यादा है ये एज स्पीशी हो गई। जो एज इफेक्ट में स्पीशी ज़्यादा फ्लरिश कर रही है वो एज स्पीशी हो गई। अ स्पीशीज हैविंग मोर पॉपुलेशन इन द इकोटोन, अ स्पीशी हैविंग मोर पॉपुलेशन इन द इकोटोन, इसको क्या बोल देते हैं हम? एज स्पीशीज बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स इन द मैनग्रोव्स, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स इन द मैनग्रोव्स, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स इन द मैनग्रोव्स। एज द एज इफेक्ट इंक्रीजेज इकोटोन अलाउज फॉर द ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा होती है इकोटोन के अंदर, क्योंकि दोनों ही इकोसिस्टम्स के पॉजिटिव्स होते हैं उस इकोटोन के अंदर। इकोसिस्टम दोनों ही इकोसिस्टम्स, यहाँ से देखते हैं डायग्राम से, दोनों ही इकोसिस्टम्स के जो पॉजिटिव्स हैं इसके भी और इसके भी वो होंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, कॉम्पिटिशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है, टेंशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इट इज़ द ट्रांजिशन जोन। ठीक है, यहाँ पे आपको एज इफेक्ट और एज स्पीशी देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी इकोटोन और इकोक्लाइन क्या होता है ये देखते हैं। इकोटोन यहाँ पे शार्प बाउंड्रीज होती है बिटवीन टू इकोसिस्टम्स। फॉर एग्जांपल टेरेस्ट्रियल रीजन के अंदर आपको शार्प बाउंड्रीज दिखेगी। इकोक्लाइन क्या होता है? जहाँ पे शार्प बाउंड्रीज नहीं होती है, ब्लर्ड बाउंड्रीज होती है। फॉर एग्जांपल इन द मरीन एरियाज, वाटर बॉडीज के अंदर आप एक शार्प लाइंस नहीं बना सकते हो। यहाँ पे किसकी वजह से बाउंड्रीज ब्लर होती है? अपवेलिंग की वजह से बाउंड्रीज ब्लर की हो जाती है, क्योंकि अपवेलिंग होती रहती है वहाँ पे कंटिन्यूसली। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखा जा सकता है? इको से मुझे ये समझ में आ रहा है कि इट्स अ ट्रांजिशन जोन, टोन से मुझे ये समझ में आ रहा है कि इट्स मोस्टली फॉर द टेरेस्ट्रियल और मरीन के बीच का ट्रांजिशन जोन, मतलब जहाँ पर भी शार्प बाउंड्रीज हो सकती है, कहने का मतलब है। इकोक्लाइन में इको इज फॉर इकोटोन, क्लाइन इज फॉर द मरीन थिंग्स। ऐसे कैसे पता चल रहा है? क्योंकि हम ये जो टर्म्स देखते हैं थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन, ये सारे मरीन के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन, ये सारा मरीन के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। ठीक है, नाउ फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम में 3 चीज़ें पढ़ते हैं। एनर्जी फ्लो थ्रू द फूड चेन, न्यूट्रिएंट साइकिल्स के बारे में जिनको बायोजियोकेमिकल साइकिल्स भी बोलते हैं, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल्स, फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे और द इकोसिस्टम डेवलपमेंट के बारे में। एनर्जी फ्लो के बारे में पढ़ते हैं। प्रोडक्टिविटी होती है इसके अंदर, प्रोडक्टिविटी की यूनिट क्या है? ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ द ग्रोथ और इन अ सर्टेन टाइम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी जस्ट प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ अ सर्टेन ग्रोथ इन अ सर्टेन टाइम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? कि प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑटोट्रॉप। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसकी प्रोडक्टिविटी होगी? प्राइमरी प्रोड्यूसर की। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर इज ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, अब 2 टर्म्स पढ़ते हैं। एक होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंदर रेस्पिरेशन इंक्लूडेड होता है। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंदर से हम, व्हाट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? इफ आई माइनस रेस्पिरेशन फ्रॉम द जीपीपी, अगर मैं रेस्पिरेशन को डिडक्ट कर दूंगी देन कम्स द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी कंज्यूमर। व्हाट इज द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी कंज्यूमर। नेक्स्ट अप इज द फूड चेन। मरीन के अंदर क्या होती है? टेरेस्ट्रियल हमने देख लिया, मरीन के अंदर क्या होता है? फाइटोप्लैंक्टन्स, देन जू प्लैंक्टन्स, देन कार्निवर, फिर 2nd डिग्री कार्निवर, फिर 3rd डिग्री कार्निवर। तो बना कौन रहा है? सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन ऑटोट्रॉप का काम कर रहा है, फिर जू प्लैंक्टन्स हो जाएंगे, फिर कार्निवर। टाइप्स देख लेते हैं हम। फूड चेन के 2 टाइप्स होते हैं, एक होती है ग्रेजिंग, एक होती है डेट्रिटस। ग्रेजिंग का मतलब क्या है? कि लीफ से शुरू हो रही है। अगर कोई भी फूड चेन लीफ से शुरू हो रही है यानी ग्रेजिंग से शुरू हो रही है तो उसको बोलेंगे ग्रेजिंग फूड चेन। फिर लीफ को कैटरपिलर ने खाया, उसको क्रो ने खाया, उसको हॉक ने खाया, एंड सो ऑन। डेट्रिटस के अंदर मतलब जो अगर डेड लीफ से या डेड मटीरियल से या किसी भी डेड ऑर्गेनिक मैटर से अगर शुरू हो रही है फूड चेन तो उसको क्या बोल देंगे? डेट्रिटस फूड चेन बोलेंगे। इसको वापस से अर्थवॉर्म खाएगा, इसको श्रू खाएगा, श्रू को हॉक खाएगा, एंड सो ऑन। तो बेसिकली क्या हो गया? डेट्रिटस फूड चेन अगर वो डेड मैटर से शुरू हो रही है, और ग्रेजिंग फूड चेन मतलब अगर वो कोई ग्रेजिंग मटीरियल यानी लीफ से शुरू हो रही है। फिर जो एनर्जी का फ्लो होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। फ्लो ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल थ्रू द ट्रॉफिक लेवल्स। क्या मतलब हुआ कि अगर ये पिरामिड है ट्रॉफिक लेवल वाला, इकोलॉजिकल का पिरामिड है, तो इसके अंदर जो एनर्जी का फ्लो होगा ना वो हमेशा ऐसे ही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पौधे थे, इसके पास में 100 एनर्जी है तो ये 10% ही जाती है एनर्जी। देखो तो इसके पास में जाएगी 10%, इस 10% में से मतलब 1 यहाँ पे जाएगी। इफ़ यहाँ पे 100 था, ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ गई, यहाँ पे आ जाएगी वापस 1 का भी 10%।
ठीक है, विच इज़ 0.10, ठीक है। तो वो ऐसे चलता जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं कि सबसे पहले जो एनर्जी, मतलब ये उल्टा नहीं आ सकता, इट कैन नॉट फ्लो लाइक दिस, इट इज़ ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो एनर्जी का फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होगा थ्रू द ट्रॉफिक लेवल्स। 10% एनर्जी इज ओनली ट्रांसफर्ड एट एवरी लेवल, और इसको क्या बोलते हैं, लिंडमैन्स रूल। लिंडमैन ने दिया था इसलिए इसको लिंडमैन्स रूल बोलते हैं ना। व्हाट इज फूड वेब? फूड वेब इज इंटरकनेक्टेड फूड चेन, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ द फूड चेन इज द फूड वेब। ये भी यूनिडायरेक्शनल होता है। इसका मतलब ये नहीं कि इसकी डायरेक्शंस चेंज हो सकती है, यूनिडायरेक्शनल होता है, पर ये होता काफ़ी इंटरकनेक्टेड है। इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फूड वेब बढ़ जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने से क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम भी बढ़ जाती है। इवन डाइवर्सिटी के अंदर अगर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, अगर डाइवर्सिटी बढ़ रही है, तो उससे स्टेबिलिटी द सर्वाइवल ऑफ द इकोसिस्टम बढ़ता ही है। शोज दैट एवरी पॉसिबिलिटी इन द पाथवे ऑफ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इसका एक एग्जांपल है, मरीन का ये एग्जांपल है ये, एंड इट इज ऑल्सो PYQ, डाइटम्स, क्रस्टेशियंस, हेरिंग्स। तो ये एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, ठीक है। डाइटम्स इज अ फाइटोप्लैंक्टन, क्रस्टेशियंस इज अ जूप्लैंक्टन, एंड हेरिंग्स इज अ फिश विच इज़ अ कार्निवोर। तो हमने देखा था ना कि पहले फाइटोप्लैंक्टन्स आते हैं, फिर जूप्लैंक्टन्स आते हैं, फिर कार्निवोर्स आते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, डाइटम्स इज अ फाइटोप्लैंक्टन, देन क्रस्टेशियन, देन हेरिंग्स। Done. Next up is the just give me a minute. हाँ, यहाँ से पढ़ते हैं। पहले इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में देखेंगे, होता क्या है इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में देखेंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड होता है कि डिपिक्ट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। द पिरामिड डिपिक्ट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। इट इज़ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम, 3 तरह के इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायोमास, एंड द पिरामिड ऑफ द एनर्जी एंड प्रोडक्टिविटी। वही जो हम देख रहे थे। पिरामिड ऑफ नंबर का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका डायग्राम देखते हैं, डायग्राम से समझाती हूँ। लेट्स गो टू गूगल। इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है, लेट इट बी, बाद में देख लेंगे हम इसको, कोई बात नहीं, मैं ऐसे समझा देती हूँ। इकोलॉजिकल पिरामिड का मतलब क्या हो गया कि पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड प्रोडक्टिविटी। टेरेस्ट्रियल पिरामिड है, प्लांट्स सबसे ज़्यादा होते हैं, फिर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स उनसे कम होते हैं, फिर जो कार्निवोर्स होते हैं वो उससे कम होते हैं। तो ये अगर नंबर्स में देखोगे तो पिरामिड में जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे चीज़ें क्या हो रही हैं, कम हो रही है, नंबर्स जो हैं वो कम हो रहे हैं। तो ये कैसा होता है, यूजुअली अपराइट होता है। इसके ना डायग्राम्स देख लेना इकोलॉजिकल पिरामिड्स के आप खुद से, तो आपको ज़्यादा चीज़ समझ में आएगा। पिरामिड ऑफ बायोमास यानी मास कम ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके हिसाब से लैंड मास इकोसिस्टम में तो ये अपराइट होता है। मरीन के अंदर ये कैसा होता है, डाउनवर्ड्स होता है, इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड बोलते हैं उसको। एंड इकोलॉजिकल एनर्जी प्रोडक्टिविटी हमने देखा कि इट इज ऑलवेज बी अपराइट, इट ऑलवेज विल बी अपराइट, ठीक है। इनका ना मैंने एक समरी बनाया हुआ है, वो देख लो, ठीक है। पिरामिड ऑफ नंबर्स, जस्ट गिव मी अ मिनट। पिरामिड ऑफ नंबर्स देखेंगे तो ग्रासलैंड्स या टेरेस्ट्रियल के अंदर ये अपराइट होगा, एक्वेटिक के अंदर ये इन्वर्टेड होगा, ट्री के अंदर भी ये इन्वर्टेड होगा। ट्री में जब हम नंबर्स देखते हैं कि भाई एक पेड़ से शुरू हो रहा है, ठीक है, फिर उसके ऊपर जैसे इफ़ दिस इज़ अ ट्री, तो इसको ऐसे लेवल्स में डिवाइड करते हैं हम। सबसे पहले तो पेड़ ही एक है, ठीक है, तो सबसे छोटे लेवल पे कम हो गया। फिर यहाँ पे जो बर्ड्स होती है, यहाँ पे जो बर्ड्स होती है और यहाँ पे जो बर्ड्स होती है वो ऐसे जाते जाते बढ़ती है, ऊपर जाते जाते नंबर ऑफ़ बर्ड्स जो होंगी वो बढ़ेंगी। तो ये इस तरीके से इन्वर्टेड पिरामिड बन जाता है। तो पिरामिड ऑफ नंबर्स में देखेंगे ग्रासलैंड में अपराइट होगा, एक्वेटिक के अंदर और ट्री के अंदर इन्वर्टेड होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर भी इन्वर्टेड होगा। ये याद रखने की चीज़ें होती है। बर्ड्स के अंदर कैसा होगा, स्पिंडल होगा। स्पिंडल का मतलब क्या होता है, रॉम्बस शेप, कि भाई कहीं ऐसे तो छोटे से बड़ा हो रहा है, फिर वापस बड़े से छोटा हो रहा है। ये किस में देखने को मिलेगा आपको, बर्ड्स के अंदर देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिल रहा है, बर्ड्स के अंदर देखने को मिलेगा। इनके डायग्राम्स देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन कम्स द पिरामिड ऑफ द बायोमास। टेरेस्ट्रियल के अंदर अपराइट होता है, एक्वेटिक के अंदर इन्वर्टेड होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास टेरेस्ट्रियल के अंदर अपराइट होता है, एक्वेटिक के अंदर इन्वर्टेड होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है और 10% रूल होता है। इसके अंदर 1/10 ही जाती है, इसको लिंडमैन्स रूल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लिंडमैन्स रूल बोलते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, कलेक्शन। व्हाट इज़ बायो एक्यूमुलेशन, कलेक्शन ऑफ द पोल्यूटेंट्स और द एक्यूमुलेशन ऑफ द पोल्यूटेंट्स इन एनी ऑर्गेनिज्म। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में अगर कलेक्ट हो रहा है कोई भी पोल्यूशन,
पल्यूटेंट, तो उसको बोलते हैं बायो एक्यूमुलेट। किसी भी एक इंडिविजुअल ने जब पहली बार किसी पल्यूटेंट को ऑक्यूपाई किया होगा, एक्यूमुलेट किया होगा, तो उसको बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। इसका एग्जाम्पल हो जाता है पीसीबी विच इज़ पॉलीक्लोरिनेटेड बायोफिनाइल, पॉलीक्लोरिनेटेड बायोफिनाइल। अब बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है कि जो ये एक्यूमुलेटेड बायो एक्यूमुलेशन है या पल्यूटेंट है, जब ये इंक्रीज़ होती रहती है, इसका कॉन्सेंट्रेशन जब इंक्रीज़ होता रहता है ऑफ द पल्यूटेंट इन द फूड चेन, तो इसको क्या बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन या बायो एम्प्लीफिकेशन भी बोलते हैं। बायो मैग्निफिकेशन और बायो एम्प्लीफिकेशन, इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पल्यूटेंट इन द फूड चेन। और इसका जो पिरामिड होता है वो भी इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि जब पहले ऑर्गेनिज्म में गया तो कम था, फिर उसको जब दूसरे ऑर्गेनिज्म ने खाया या स्पीसी ने खाया तो उसमें वो बढ़ता गया, तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है। क्या कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि इन्वर्टेड पिरामिड बनेगा। लेकिन बायो मैग्निफिकेशन या बायो एम्प्लीफिकेशन होने के लिए पल्यूटेंट्स के लिए कुछ कंडीशंस होती है। क्या कंडीशंस होती है कि वो पल्यूटेंट लॉन्ग लिव्ड होना चाहिए, वो पल्यूटेंट मोबाइल होना चाहिए, सॉल्युबल इन फैट्स होना चाहिए, सॉल्युबल इन वाटर नहीं होना चाहिए। अगर वाटर में सॉल्युबल होगा तो यूरिन से पास हो जाएगा, और बायोलॉजिकली एक्टिव होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? बायोलॉजिकली एक्टिव होना चाहिए। देन इज व्हाट इज़ द इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ कम्युनिटी इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर कम्युनिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अंटिल इट रीचेज द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। एक रिप्लेसमेंट ऑफ द कम्युनिटी बाय द अनदर कम्युनिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अंटिल इट रीचेज द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्या होता है? एक सबसे पहले एक्सपोज रॉक होगा, उसके ऊपर लाइकन्स और मॉसेस, एल्गाए, फंगस, ऐसी सारी चीज़ें आएंगी, उसको बोलते हैं पायनियर कम्युनिटी। उसके बाद में एक एनुअल वीड आएगी जो कि वंस अ ईयर होती है। देन कम्स द पेरिनियल ग्रास और वीड जो कि होल ईयर तक रहेगी, पेरिनियल ग्रास और वीड्स जो कि होल ईयर तक रहती है। फिर देन कम्स द श्रब्स, देन कम्स द यंग पाइन फॉरेस्ट, यंग पाइन फॉरेस्ट यानी एस्पर चेरी फॉर एग्जांपल। देन कम्स द ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट फॉर एग्जांपल बीच मैपल। और ये जो होता है, ये जो ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट होता है, दैट इज़ द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। इसके बाद में वापस से ये मतलब सबसे स्टेबल कम्युनिटी होती है, सबसे स्टेबल कम्युनिटी होती है। तो सबसे फर्स्ट वाली को हमने बोल दिया पायनियर कम्युनिटी, सबसे लास्ट वाली को हमने बोल दिया क्लाइमेक्स कम्युनिटी। इसके बीच की जो भी सारी होती है इसको हम बोलते हैं सेरे और सेरल कम्युनिटी, सेरे और सेरल कम्युनिटी। देखते हैं वापस से, तो सेम पेज ही रिपीट हो गया है। हाँ, द फर्स्ट प्लांट टू कॉलोनाइज द एरिया, इसको बोलते हैं पायनियर कम्युनिटी। फर्स्ट प्लांट टू कॉलोनाइज द एरिया इज नोन एज द पायनियर कम्युनिटी। द फाइनल स्टेज ऑफ द सक्सेशन इज नोन एज द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। द क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज स्टेबल। जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, मेच्योर होती है, मोर कॉम्प्लेक्स होती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है। The stages leading to the climax community. The stages leading to the climax community is known as the successional stage or the seral stage. Each transitional community that is formed and replaced during the succession is known as the seral community. Each transitional community that is formed and replaced during the succession is known as seral community. ठीक है, फिर प्रोसेस क्या होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन का? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन? सबसे पहले न्यूडेशन होता है। सबसे पहले क्या होता है? न्यूडेशन होता है। फिर होगा इन्वेजन। न्यूडेशन मतलब खाली जगह होती है, एकदम बेयर रॉक जैसे सिस्टम होता है। फिर उसके ऊपर इन्वेजन होता है लाइकन्स मॉसेस का। तो क्या हुआ? न्यूडेशन हुआ, फिर इन्वेजन हुआ, फिर उनके बीच में कंपटीशन एंड कोएक्शन होता है। एनुअल वीड, पेरिनियल वीड हमने देखा ना, तो उनके बीच में क्या होता है? कंपटीशन, कोएक्शन होता है। देन हैपन्स द रिएक्शन, एंड देन कम्स द क्लाइमेक्स कम्युनिटी विच इज स्टेबलाइजेशन। तो न्यूडेशन, इन्वेजन, कॉम्पिटिशन, कोएक्शन, रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन। न्यूडेशन, इन्वेजन, कॉम्पिटिशन एंड कोएक्शन, रिएक्शन, स्टेबलाइजेशन। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ सेरे के बीच में। हाइड्रोसेरे तो एक्वेटिक लाइफ में सक्सेशन अगर हो रहा है तो उसको हाइड्रोसेरे बोलेंगे। अगर वही ड्राई हैबिटेट में सक्सेशन हो रहा है तो ज़ेरोसेरे। लिथोसेरे बेर रॉक पे हो रहा है तो। सामोसेरे यानी सैंडी एरियाज़ पे हो रहा है। जामोसेरे का मतलब क्या हो रहा है? सैंडी एरियाज़ में हो रहा है। हेलो का मतलब सलाइन सॉइल या सलाइन वाटर पे हो रहा है। सेनाइल का मतलब क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अगर सक्सेशन हो रहा है ऑन द डेड मैटर। ठीक है। ईओसेरे का मतलब क्या है? डेवलपमेंट ऑफ द वेजिटेशन इन एन एरा, डेवलपमेंट ऑफ द वेजिटेशन इन एन एरा, डेवलपमेंट ऑफ द वेजिटेशन इन एन एरा। इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, शिफ्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, डाइवर्सिटी बढ़ रही है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फूड वेब बढ़ रहा है। और ये इट हैपन्स फास्टर इन द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट, क्योंकि वहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट्स होंगे। इकोलॉजिकल सक्सेशन हैपन्स फास्टर इन द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, हैपन्स फास्टर इन द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट्स बिकॉज इट हैज़ द एक्सट्रीम रीजन्स इन द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस। फिर टाइप्स ऑफ सक्सेशन देखेंगे। एक होता है सेकेंडरी सक्सेशन, एक होता है प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन होता है। प्राइमरी सक्सेशन का क्या मतलब है कि नेचुरल ग्रोथ ऑफ अ पायनियर कम्युनिटी। किसी भी पायनियर कम्युनिटी की अगर नेचुरल ग्रोथ हो रही है तो उसको प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। व्हाट इज सेकेंडरी सक्सेशन? इट इज़ हैपन्स कि भाई कोई तो डिस्ट्रक्शन हो गया है ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से या नेचुरल डिजास्टर की वजह से, कोई तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द कम्युनिटी हो गया है, और उसके बाद में अगर वापस से इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा होता है तो वो उसके रिमेन्स पे होता है। मतलब अगर
कोई कम्युनिटी है वो डिस्ट्रक्ट हो गई है तो उसके जो भी रिमेन्स बच रहे हैं उसके ऊपर अगर वापस से इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन. इट विल डेफिनेटली हैपन फास्टर देन द प्राइमरी सक्सेशन. प्राइमरी सक्सेशन क्या हो रहा है, नेचुरली हो रहा है, एक पायनियर कम्युनिटी के थ्रू हो रहा है, और एक ही डिस्ट्रक्शन के बाद में जो इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है दैट विल हैपन डेफिनेटली फास्टर देन द प्राइमरी सक्सेशन. फिर जो ग्रासलैंड होता है, ग्रासलैंड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन. ऐसा ही पर ग्रासलैंड के अंदर फॉरेस्ट नहीं बनता है. देखो यूजुअली हमने देखा है कि हर इकोलॉजिकल सक्सेशन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, बड़ा फॉरेस्ट, ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट होता है. पर ग्रासलैंड के अंदर ऐसा नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो ड्राई है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर्स लग जाती है एंड फॉरेस्ट कैन नॉट फ्लरिश एंड फॉरेस्ट कैन नॉट फ्लरिश. Forest fire is a big issue nowadays. You would have seen in the news. Then comes the autogenic succession क्या होता है और allogenic succession क्या होता है. Autogenic succession का मतलब है कि अगर succession is caused by the living inhabitant of that community itself, it is the primary succession. It is the primary succession. अगर वहीं के inhabitant की वजह से हो रहा है तो that is autogenic succession. Allogenic succession क्यों, it cannot be brought in the number of ways like volcanic eruption. मतलब किसी भी external thing की वजह से हुआ है तो it could be volcanic eruption, meteors, comets, flooding, drought, etc. Then comes the ज़ेराक और हाइड्रार्क. ज़ेराक क्या है कि अगर सक्सेशन इज अकरिंग ऑन द लैंड वेयर द मॉइस्चर कंटेंट इज़ वेरी लो, इफ़ द मॉइस्चर कंटेंट या ड्राई हैबिटेट, तो इसको क्या बोलते हैं, ज़ेराक बोलते हैं. अगर सक्सेशन इज टेकिंग प्लेस इन द वाटर बॉडी लाइक द पॉन्ड्स, लेक्स एक्सेट्रा, तो इसको क्या बोल देंगे, हाइड्राक बोल देंगे, हाइड्राक बोल देंगे. ठीक है, तो ये इकोलॉजिकल सक्सेशन के एग्जाम्पल्स हो गए. नाउ विल डू द टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन. सबसे पहले एक समरी जो लिखी हुई मैं वो दिखा देती हूँ. देखो, दो स्पीशीज़ के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है. इफ़ इन दोनों स्पीशीज़ का उस इंट्रैक्शन से फ़ायदा हो रहा है, दोनों का ही फ़ायदा हो रहा है, देन इट इज़ म्यूचुअलिज्म. अगर एक का फ़ायदा हो रहा है और एक को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे, देन दैट इज़ कमेंसलिज्म. देन दैट इज़ कमेंसलिज्म. इसी का एग्जैक्ट ऑपोजिट कि एक को कोई, एक स्पीशी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है लेकिन एक को बहुत नुकसान हो रहा है, देन दैट इज़ अमेंसलिज्म. देन दैट इज़ अमेंसलिज्म. फिर अगर दोनों को ही नुकसान हो रहा है, इस केस के अंदर कंपटीशन. कंपटीशन कब होगा, जब दोनों उस वो जो इंट्रैक्शन है अब बिटवीन बोथ द स्पीशीज़, अगर दोनों को ही उससे नुकसान हो रहा है, देन दैट इज़ अ कंपटीशन. फिर अगर एक को नुकसान, एक को फ़ायदा, एक को नुकसान, एक को फ़ायदा हो रहा है, तो इसकी दो केसेस बनते हैं, दो इस तरीके के इंट्रैक्शन होते हैं. वन इज़ प्रिडेशन एंड वन इज़ पैरासिटिज्म. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ इज़ कि प्रिडेशन के अंदर एक डेथ, एक जिसका नुकसान हो रहा है ना, ही विल डेफिनेटली डाई, है ना, तो दैट इज़ प्रिडेशन, दैट इज़ प्रिडेशन. एंड पैरासिटिज्म का मतलब क्या होता है कि एक होस्ट बॉडी होती है, जो पॉजिटिव वाली है ना वो तो होता है पैरासाइट, वो तो होता है पैरासाइट, और ये जो नेगेटिव वाली है ये होती है होस्ट बॉडी. ये क्या होती है, होस्ट बॉडी होती है. तो ये प्रिडेशन और पैरासिटिज्म होता है. तो आपस में देखते हैं, म्यूचुअलिज्म के अंदर दोनों का फ़ायदा हो रहा है, कमेंसलिज्म में एक का फ़ायदा हो रहा है, एक को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. अमेंसलिज्म के अंदर एक को नुकसान हो रहा है, एक को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. कॉम्पिटिशन के अंदर दोनों को ही नुकसान हो रहा है, दोनों को ही नुकसान हो रहा है. प्रिडेशन और पैरासिटिज्म के अंदर एक को नुकसान हो रहा है और दूसरे को फ़ायदा हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है, दूसरे को फ़ायदा हो रहा है. इनकी डिटेल्स और एग्जाम्पल्स देखते हैं. कमियों प्रिडेशन, सबसे पहले हम प्रिडेशन से ही शुरू कर रहे हैं. वन हैज़ टू डाई. इसमें क्या हो रहा है, एक को फायदा, एक को नुकसान हो रहा है. प्रेडेटर्स एक्ट एज द कंडक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम द वन ट्रॉफिक लेवल टू द अनदर ट्रॉफिक लेवल. भी उसको खाएगा तभी तो एनर्जी ट्रांसफर होगी ना. ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम द वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल. दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल. प्रेडेटर्स मेंटेन करके रखते हैं स्पीसीज की डाइवर्सिटी को इन द कम्युनिटी बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ द कॉम्पिटिशन. वो कॉम्पिटिशन की इंटेंसिटी को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं अमंग द competing for the prey species. One is benefit, another one is harm. Now what is parasitism? What is parasitism? Parasite जो है वो live in or on the another species called the host from which the parasite gets the nourishment and the shelter. होस्ट के ऊपर रहता है पैरासाइट, उससे उसको नरिशमेंट और शेल्टर मिलता है. फिर फॉर एग्जांपल प्रोसूटा या अमरबेल जिसको हम बोलते हैं. 3 तरीके का पैरासिटिज्म होता है. एक्टो, एंडो, ब्रूड. क्या होता है एक्टो, एंडो, ब्रूड? इट इज़ सी, हाँ, इट्स नॉट ई, इट इज़ सी. एक्टोपैरासिटिज्म. एक्टोपैरासिटिज्म का मतलब क्या हो गया कि वो अगर बॉडी के बाहर रह रहा है, जो पैरासाइट है वो अगर बॉडी के बाहर रह रहा है तो दैट इज़ एक्टोपैरासाइट. अगर वो बॉडी के अंदर रह रहा है देन दैट इज़ एंडोपैरासाइट. ब्रूड पैरासिटिज्म एक अलग तरीके का पैरासिटिज्म होता है जिसके अंदर एक बर्ड जो होती है वो किसी दूसरी बर्ड के नेस्ट में अपने एग्स को ले करती है एंड फोर्स करती है उस बर्ड को कि वो उनके एग्स का केयर करे, नरिशमेंट करे और उनको बड़ा करे. ठीक है, दैट इज़ द ब्रूड पैरासिटिज्म. इसकी एग्जाम्पल क्या हो गया, एक्टो मतलब जो बाहर रहता है, फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो. एंडोपैरासिटिज्म मतलब जो बॉडी के अंदर रह रहा है अगर पैरासाइट, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड वायरस. ब्रूड पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल हो गया क्रो एंड कुकू. कुकू इज़ अ पैरासाइट एंड क्रो इज़ द होस्ट. ठीक है, म्यूचुअलिज्म दोनों को फायदा हो रहा है, बोथ द स्पीशीज आर गेटिंग बेनिफिटेड. फॉर एग्जाम्पल एंड्स और प्लांट्स के अंदर कोरल्स में होता है जूएंथले और कोरल पॉलिप. लाइकन्स, एल्गाई. लाइकन क्या होता है, एल्गाई प्लस फंगीज, लाइकन्स ओनली. तो ये नहीं,
लाइकन्स रहते हैं एल्गाई और या फंगाई के ऊपर, दैट इज म्यूचुअलिज्म। देन कमेंसलिज्म में एक को फ़ायदा हो रहा है, एक को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फॉर एग्जाम्पल सी एनिमॉन फिशेज बर्ड्स ऑन कैटल, सी एनामॉन फिशेज बर्ड्स ऑन कैटल्स, तो एक को तो फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को कोई खास फ़र्क पड़ नहीं रहा है, ठीक है। सी एनामॉन्स रहते हैं फिशेज के ऊपर और बर्ड्स रहती है कैटल्स के ऊपर। देन अमेंसलिज्म, एक को नुकसान हो रहा है, दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वन स्पीसीज हार्म्ड बाय अनदर and the first is unaffected. Black walnut tree produce chemicals which prevents the other trees from the growing. Black walnut tree एक इस तरीके का केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जो प्रिवेंट करता है अदर ट्रीज को ग्रोइंग करने से। फंगाई और द ब्रेड इन्वेजिव स्पीशीज़ है, फॉर एग्जाम्पल अबिंदा टॉर्टोइज इन द गैलापेगोस इन द गोल्ड। कॉम्पिटिशन के अंदर रिसोर्स पार्टिशनिंग होती है, रिसोर्स पार्टिशनिंग होती है, बोथ द स्पीशीज इंट्रैक्शन इज हार्म्ड टू ओवरकम द कॉम्पिटिशन। रिसोर्स कम होता है तो टू ओवरकम द कॉम्पिटिशन बिहेवियर कंजप्शन पैटर्न एक्सेट्रा चेंज। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, मैंने बोला था ना B2 B1 B3 होता है इस तरीके से। डन, इंट्रैक्शंस पढ़ लिए हमने दो स्पीशीज़ के बीच में। नाउ विल स्टडी द न्यूट्रिएंट साइकिल। क्या होती है न्यूट्रिएंट साइकिल्स? बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ द मिनरल, कि मिनरल कहाँ से मिल रहा है, इसमें हमने टाइप्स ऑफ साइकिल बना दी। वन इज द गैसेस साइकिल, अनदर इज द सेडिमेंट्री साइकिल। गैसेस साइकिल का मतलब क्या है कि जो हमें मिनरल्स मिल रहे हैं वो गैस से मिल रहे हैं, यानी एयर से मिल रहा है। फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फेयर से मिल रहा है, ये परफेक्ट साइकिल्स होती है। और फिर अगर हमें अर्थ के क्रस्ट से मिल रहा है तो वो सेडिमेंट्री साइकिल हो गई। कौन कौन सी चार साइकिल्स पढ़ेंगे हम? सल्फर साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन और कार्बन फिक्सेशन। नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन साइकिल बेसिकली। सल्फर साइकिल कहाँ से शुरू होती है? फॉसिल से शुरू होती है। फॉस्फोरस साइकिल कहाँ से शुरू होती है? बेयर रॉक से शुरू होती है। दोनों ही अर्थ के क्रस्ट से शुरू हुई तो सल्फर और फॉस्फोरस क्या हो गया? सेडिमेंट्री साइकिल हो गया। अब नाइट्रोजन और कार्बन क्या होता है? इनमें नाइट्रोजन और कार्बन फिक्सेशन होता है, तो ये एटमॉस्फेयर से लेते हैं, कन्वर्ट करते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ, ये पर डेफिनेशन देख लो, फिर वापस आएगा तो वापस देख लेंगे। इट इज़ द process of the conversion of the inorganic nitrogen or carbon from the atmosphere, तो मैं इनको X बोल देती हूँ। process of conversion of inorganic mineral from the atmosphere is assimilated into the organic compound। inorganic से मैंने organic बना दिया, दैट इज़ द फिक्सेशन बेसिकली। आप फिक्स कर रहे हो ना, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना के आप उसको फिक्स कर रहे हो, आप एटमॉस्फेयर से उसको ले रहे हो, तो ये हो जाएगी आपकी गैशियस साइकिल। सबसे पहले पढ़ते हैं नाइट्रोजन साइकिल। सबसे पहले नाइट्रोजन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT के अंदर दे रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द UPSC ऑल्सो, उनका फेवरेट है। इट्स टाइप ऑफ गैशियस साइकिल, एनवायरमेंट और एटमॉस्फेयर से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होगा? देखो, सबसे पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थी। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के साथ में नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। मतलब क्या है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम कन्वर्ट करेंगे अमोनिया के अंदर। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम क्या करेंगे? अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे। उसके कुछ एजेंट्स होते हैं, क्या है एजेंट्स? राइजोबियम, नॉस्टक, अजोटोबैक्टर, साइनोबैक्टीरिया। राइजोबियम, नॉस्टक, अजोटोबैक्टर, साइनोबैक्टीरिया, इनसे क्या कन्वर्ट हो जाएगा? ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एक तो नाइट्रोजन फिक्सेशन से अमोनिया में कन्वर्ट हुआ अगर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। एक अगर किसी भी एनिमल, रैबिट का जो वेस्ट है वो डिकम्पोज होगा, वो डिकम्पोज होकर अमोनिफिकेशन होगा, उससे भी क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा। वो उससे क्या होगा? अमोनिया बनेगा, अमोनिफिकेशन होगा। कौन से उसके लिए कौन से एजेंट्स चाहिए? बैसिलस प्रोटेन्स क्लोस्टोडियम, बैसिलस प्रोटेन्स क्लोस्टोडियम, ठीक है। अब ये अमोनिया बन गया। अब अमोनिया बनने के बाद में क्या होगा? निट्रिफिकेशन होगा। निट्रिफिकेशन मतलब अमोनिया को NO2 या NO3 के अंदर कन्वर्ट करेंगे, NO2 या NO3 के अंदर कन्वर्ट करेंगे। निट्रिफिकेशन का मतलब क्या है कि NH3 विल बी कन्वर्टेड इनटू NO2 और NO3। ये किस एजेंट्स के प्रेजेंस में होंगे? नाइट्रोकोकस, नाइट्रोमोनास, नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोकोकस, नाइट्रोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोमोनास, नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर क्या करता है? NO2 को वापस NO3 के अंदर कन्वर्ट करता है, NO2 को वापस NO3 के अंदर कन्वर्ट करता है। नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया से कन्वर्जन होगा। उससे पहले हमने देखा था नाइट्रोजन फिक्सेशन और अमोनिफिकेशन, उससे NH3 बन रहा है। एजेंट्स क्या है उसके? राइजोबियम, नॉस्टक, अजोटोबैक्टर, साइनोबैक्टीरिया, और अमोनिफिकेशन में है बैसिलस, प्रोटीन्स और क्लोस्ट्रोडियम, ठीक है। अब हमारे पास में फाइनली आ गया NO3। NO3 के साथ में क्या होगा? ये नाइट्रिफिकेशन हुआ था, अब होगा वापस से डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन का क्या मतलब है कि NO3 से आप वापस से बना रहे हो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डीनाइट्रिफिकेशन से बना रहे हो। ये कौन से एजेंट से होंगी? स्यूडोमोनास से होगी। यहाँ पे देखा था अपने नाइट्रोमोनास, नाइट्रोमोनास से क्या हो रहा था? नाइट्रिफिकेशन हो रहा था। तो डीनाइट्रिफिकेशन किससे हो रहा है? स्यूडोमोनास से हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? NO3 वापस से बन रहा है आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एंड दिस इज हाउ द साइकिल कंप्लीट्स। डन। अब हम देख लेते हैं वापस से, यही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द कंपाउंड्स ऑफ द नाइट्रोजन इन द सॉइल। कन्वर्जन ऑफ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन into the compounds of the nitrogen in the soil, NH3 बना दिया। symbiotic bacteria, for example rhizobium in the roots। Nitrogen fixation, conversion of the atmospheric nitrogen into the compounds of the nitrogen in the soil, NH3। symbiotic bacteria, for example nitrogen in the roots of the leguminous plants। free living
एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, फ्री लिविंग एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, नॉस्टक, अजोटोबैक्टर और साइनोबैक्टीरिया। राइजोबियम तो किस में रहता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है ये एक तरीके का, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में रहता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। फ्री लिविंग भी कुछ है एग्जाम्पल्स, उसमें आ जाता है नॉस्टक, अजोटोबैक्टर और साइनोबैक्टीरिया। फिर नाइट्रोजन इज ऑल्सो फिक्स्ड थ्रू द लाइटनिंग, थंडरिंग, लाइटनिंग और थंडरिंग से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, लाइटनिंग थंडरिंग से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, एटमॉस्फेरिक फिनोमिना है। देन कम्स नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या है कि NH3 यानी अमोनिया को मुझे कन्वर्ट करना है नाइट्रेट के अंदर, अमोनिया को कन्वर्ट करना है नाइट्रेट के अंदर। ये किससे हो रहा है, नाइट्रोसोमोनस से, नाइट्रोकोकस से, नाइट्रोबैक्टर से। नाइट्रोबैक्टर क्या करता है, NO2 को NO3 में कन्वर्ट करता है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। देन इसके बाद में क्या होगा, अमोनिफिकेशन तो पहले ही हो गया था, वैसे अमोनिफिकेशन के बाद में नाइट्रिफिकेशन होगा, है ना। पर देख लेते हैं अमोनिफिकेशन के एग्जाम्पल्स क्या है, बैसिलस, प्रोटीन्स एंड क्लोस्ट्रोडियम। देन डीनाइट्रिफिकेशन होगा, स्यूडोमोनास से कन्वर्जन ऑफ N2, कन्वर्जन इन N2, कन्वर्जन कर देंगे N2 के अंदर, NO3 से N2 बना देंगे एंड देन इट विल बी रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। वापस से वही उसको समराइज करके लिखा हुआ है। एक चीज़ बस ये देखनी है कि भाई प्लांट्स यूजुअली डू द फोटोसिंथेसिस, स्टोमेटा के अंदर वो फोटोसिंथेसिस करता है, बट प्लांट्स ऑल्सो डू रेस्पिरेशन, मतलब रिलीज ऑफ द CO2। ये कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। देखो फोटोसिंथेसिस यानी CO2 एब्जॉर्ब करना कहाँ पे होगा, स्टोमेटा के अंदर होगा, लेकिन रेस्पिरेशन भी करता है प्लांट, यानी उसमें वो रिलीज कर रहा है CO2 को, ये कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, ठीक है। देन ये हमने पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट अब पढ़ेंगे कार्बन साइकिल। ये भी गैशियस साइकिल है, इसमें भी क्या हो रहा है कि आप एटमॉस्फेयर से CO2 ले रहे हो, एटमॉस्फेयर से CO2 ले रहे हो, उसका फोटोसिंथेसिस हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, कार्बन फिक्सेशन हो रहा है। कार्बन फिक्सेशन का क्या मतलब है कि मैंने एटमॉस्फेयर से CO2 लिया, उसको फिक्स किया, है ना, और उसको वापस से ग्राउंड के अंदर रिलीज़ कर दिया, वो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह में गया, मतलब इनऑर्गेनिक कार्बन था, उसको मैंने ऑर्गेनिक कार्बन में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज़ कार्बन फिक्सेशन। क्या हुआ है देखते हैं। देखो प्लांट था, इसने CO2 रिलीज़ किया, कोई इंडस्ट्री थी, इसने CO2 रिलीज़ किया, एटमॉस्फेरिक CO2 थी। अब इसको वापस प्लांट ने क्या कर दिया, फोटोसिंथेसिस कर लिया, ठीक है। हमने कुछ रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 इसमें रिलीज़ किया होगा, ये सब प्लांट ने एब्जॉर्ब करा, ठीक है। अब जब ये प्लांट मरेगा तो उसमें क्या होगा, फॉसिल फ्यूल्स बनेंगे, कोल्स, फॉसिल फ्यूल्स ऑफ द पेट्रोल। ऐसे सेम फिनोमिना जब वाटर बॉडी के अंदर होगा तो वहाँ पे पेट्रोलियम के अंदर होगा, तो ये फॉसिल फ्यूल्स बनेंगे पेट्रोलियम के फॉर्म में, पेट्रोलियम के फॉर्म में। तो ये आपका होता है कार्बन साइकिल, ठीक है। वापस से देख लो एक मिनट, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक CO2 था, ऑटोट्रॉप्स या फोटोसिंथेसिस जो होंगे वो उसको एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। उसको क्या करेंगे, ग्लूकोज के फॉर्म में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसको कौन लेता है, कंज्यूमर लेता है, यानी हम लोग खाते हैं, हर्बीवोर्स खाते हैं या ओमनीवोर्स खाते हैं, ठीक है। उसको कंज्यूम किया, फिर हमने वापस से रेस्पिरेशन किया, वापस से हमने CO2 रिलीज़ किया, इसको इस सब का वापस से क्या होगा, डीकम्पोजिशन, सेडिमेंटेशन होगा फॉर द ईयर्स, तो इससे क्या बनेगा, फॉसिल फ्यूल्स बनेंगे, ठीक है। सॉइल में चला गया, फॉसिल फ्यूल्स पेट्रोल या कोल बनेगा, इन फॉसिल फ्यूल की बर्निंग होगी तो वापस एटमॉस्फेयर में जाएगा, वॉल्केनिक एरप्शन से जाएगा, फॉरेस्ट फायर से जाएगा, टेरेस्ट्रियल और मरीन दोनों में होती है ये चीज़ें, टेरेस्ट्रियल और मरीन दोनों में होती है ये दोनों चीज़ें, दोनों में होती हैं ये दोनों चीज़ें। अब देखो जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या होता है, CO2 प्लस H2O, है ना, प्लस एनर्जी रिजल्ट्स इनटू द ATP क्या होता है ये देखते हैं, अडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल होता है, इट इज़ द आउटपुट ऑफ द बर्निंग ऑफ द ग्लूकोज। अडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है, इट इज़ द एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल, इट इज़ द एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल एंड इट इज़ द आउटपुट ऑफ द बर्निंग ऑफ द ग्लूकोज, इट इज़ द आउटपुट ऑफ द बर्निंग ऑफ द ग्लूकोज। तो इतना याद कर लो कि ATP जो है वो कार्बन साइकिल के अंदर हमें देखने को मिलता है, इट इज़ द एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल, आउटपुट ऑफ द बर्निंग ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज कब बनता है, कार्बन साइकिल के अंदर बनता है जब CO2 रिएक्ट्स विद H2O। डन। देन कम्स द फोस्फोरस साइकिल। फोस्फोरस साइकिल और सल्फर साइकिल हमने देखा था, ये दोनों ही कैसी है, सेडिमेंट्री साइकिल है। इसमें रॉक इज़ द मेन सोर्स, रॉक इज़ द मेन सोर्स। क्या हो रहा है देखते हैं। देखो सबसे पहले अंडरग्राउंड फोस्फेट रिजर्व्स है, अंडरग्राउंड फोस्फेट रिजर्व्स है, इस ये प्लांट में या एग्रीकल्चर के थ्रू उसमें जाता है, फिर इसको हर्बीवोर खाता है, वो हर्बीवोर मर गया तो डीकम्पोज होकर वापस से रॉक में चला गया। और क्या है, वापस से ये एग्रीकल्चर वाला सीन देख लो, एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है, लीचिंग हो रही है, लीचिंग से वापस से उसमें चला जाता है, ठीक है। ये कोई आपका माउंटेन है, इसमें बारिश हुई तो रिवर से जो फ्लो हो रहा है, रिवर कैरी फॉस्फेट्स फ्रॉम द माउंटेन्स इरोडिंग सेडिमेंट्स, और ये वापस से इसमें चले जाते हैं, आपके अंडरग्राउंड फॉस्फेट रिजर्व्स में सेटल हो जाते हैं। और ये बस वॉल्केनो में भी हो रहा है, वॉल्केनो से निकलता है, उसका लावा बनता है, उसके रॉक्स बनते हैं और ये फॉस्फेट रिजर्व्स बन जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ग्राउंड में होता है, अलग अलग तरीके से वापस से ही घूम के ग्राउंड में आ जाता है, मोस्टली एग्रीकल्चर में या प्लांट्स में जाता है
और उसको हर्बीवोर खाते हैं, वो डिकम्पोज होता है, वापस से लैंड में आ जाता है, अंडरग्राउंड आ जाता है। नाउ अप इज़ द सल्फर साइकिल, इट इज़ ऑल्सो सेडिमेंट्री साइकिल। कहाँ से शुरू हो रहा है? रॉक से शुरू हो रहा है। मूवमेंट ऑफ द सल्फर बिटवीन द रॉक्स, वाटरवेज एंड द लिविंग सिस्टम। रॉक्स, वाटरवेज एंड द लिविंग सिस्टम क्या है देखो, रिलीज फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स सल्फेट्स इन द वाटर, है ना। सल्फर रिलीज कैसे हो रहा है? वेदरिंग ऑफ द रॉक्स या वाटर से रिलीज हो रहा है। एयर के कांटेक्ट में आते ही सल्फेट बन जाता है, वो सल्फर एयर के कांटेक्ट में आते क्या बनता है? सल्फेट बन जाता है। टेकन अप बाय द प्लांट्स एंड द माइक्रोब्स, टेकन अप बाय द प्लांट्स एंड द माइक्रोब्स, कन्वर्जन होता है ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर, अगेन कंज्यूम्ड बाय द एनिमल्स, एनिमल्स को कंज्यूम कर देते हैं, वेस्ट में चला जाता है या डिकम्पोज, जब वो मर जाते हैं तो डिकम्पोज होकर वापस से वो रॉक्स के अंदर या वाटर के सल्फेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर के सल्फेट्स में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। इजंट इट सेम एज द फॉस्फोरस साइकिल? मोर और लेस सेम ही है ना। तो इस तरीके से अपनी चारों साइकिल्स कंप्लीट हो गई है। अब हम पढ़ेंगे बायोम्स के बारे में, बायोम्स के बारे में पढ़ेंगे। ये डायग्राम है एनसीईआरटी का एज इट इज़ डायग्राम, ठीक है। एक सबसे पहले ये देखो कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, एल्टीट्यूड बढ़ेगा, एयर जो होगी वो कोल्डर और ड्रायर होगी। एयर क्या होगी? कोल्डर और ड्रायर होगी। एयर क्या होगी? कोल्डर और ड्रायर होगी। अब हम देखेंगे बायोम्स के बारे में। ये हमारा मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन जा रहा है, ये जा रहा है हमारा मीन एनुअल टेम्परेचर। कुछ नहीं है, टुंड्रा है तो टुंड्रा का जो सेंटीमीटर ऑफ द प्रेसिपिटेशन होगा वो 50 से लेके 100 के बीच में चलेगा। जो टेम्परेचर चलेगा वो चलेगा अपना 15 से लेके 10 डिग्री तक, 15 से लेके 5 डिग्री तक, माइनस, इन द माइनस, है ना, माइनस के अंदर चल रहा है। जस्ट मिनट, है ना। टुंड्रा के बारे में पढ़ रहे हैं। -5 से लेके नहीं, -15 से लेके -5 के बीच में टुंड्रा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे कॉनिफरस। कॉनिफरस कहाँ से जा रहा है? इट इज़ 75 सेंटीमीटर से लेके 250 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर से लेके 250 सेंटीमीटर, ये लिख लो, ठीक है। कॉनिफरस फॉरेस्ट का टेम्परेचर क्या जा रहा है? लगभग 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री के आसपास, 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट अप इज़ द टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट का भी प्रेसिपिटेशन तो सेम ही है, 75 सेंटीमीटर से लेके 250 सेंटीमीटर तक। कॉनिफरस और टेम्परेट फॉरेस्ट का जो कि भी आपका प्रेसिपिटेशन है दैट इज़ मोर एंड लेस सेम। टेम्परेचर टेम्परेट में ज़्यादा हो जा रहा है, 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री के आसपास, 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री के आसपास जा रहा है, ठीक है। फिर हम देखेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि रेनफॉल भी ज़्यादा होगी, प्रेसिपिटेशन भी ज़्यादा है। यहाँ पे 250 से लेके आपका 450 तक जा रहा है, 250 से लेके कहाँ तक जा रहा है? 450 तक जा रहा है। टेम्परेचर कहाँ जा रहा है? 20 डिग्री से लेके 25 डिग्री तक जा रहा है, 20 डिग्री से लेके 25 डिग्री तक जा रहा है। फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, कॉनिफरस फॉरेस्ट हो गया, टेम्परेट फॉरेस्ट हो गया, इन सारे फॉरेस्ट। और ये हो गया तुम्हारा डेजर्ट एरिया। डेजर्ट एरिया के बीच में क्या आता है? ग्रासलैंड आता है, हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। डेजर्ट का प्रेसिपिटेशन तो हमें पता है कि 50 सेंटीमीटर से कम ही होता है, 50 सेंटीमीटर से कम ही होता है। टेम्परेचर कहाँ जा रहा है इसका? 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। अभी हम देख लेंगे लास्ट अप इज़ द ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में क्या है? टेम्परेचर की रेंज तो काफ़ी ज़्यादा है, 0 से लेकर 25 तक जा रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रेसिपिटेशन जो है वो मोर और लेस 50 से लेके 100 सेंटीमीटर, 50 टू लेके 100 सेंटीमीटर के बीच में ही जा रही है, 50 टू 100 सेंटीमीटर के बीच में, 50 टू 100 सेंटीमीटर के बीच में। तो हमें ब्रॉड क्या ये समझ में आया कि टुंड्रा के अंदर टेम्परेचर काफ़ी कम है, मतलब -5 से तो कम ही है, -5 से तो कम ही है, उससे ज़्यादा तो बढ़ ही नहीं रहा है। रेनफॉल जो है वो 100 सेंटीमीटर तक है। कॉनिफरस के अंदर रेनफॉल शुरू हो रही है 75 से लेके 250 तक। टेम्परेचर शुरू हो रहा है 0 से लेके 10-15 तक, 10 या 12 डिग्री तक। तो कॉर्निफरस फॉरेस्ट के अंदर ये 10 डिग्रीज तक जा रहा है, और रेनफॉल जा रहा है 100 से लेके या 75 से लेके 250 तक। टेम्परेट फॉरेस्ट में जा रहा है 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक। ट्रॉपिकल में जा रहा है 20 डिग्री से 25 डिग्री तक, 250 सेंटीमीटर से 450 सेंटीमीटर तक। डेजर्ट में जा रहा है 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री, 50 सेंटीमीटर से कम की रेनफॉल। ग्रासलैंड्स के अंदर क्या है? ग्रासलैंड्स के अंदर क्या है? 50 से लेके 100 सेंटीमीटर्स तक जा रहा है, और टेम्परेचर की रेंज तो जा ही रही है। प्रेसिपिटेशन की रेंज देख लो ग्रासलैंड के अंदर 50 से लेके 100 सेंटीमीटर, 52 लेके 100 सेंटीमीटर। और भी अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, एनसीईआरटी 12th बायो की एनसीईआरटी के अंदर ये डायग्राम बना हुआ है, वहीं से डायग्राम लिया हुआ है, और इससे काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये यू शुड बी वेरी थॉरो विद दिस डायग्राम, ठीक है। नाउ चेंजेस ड्यू टू द एबैटिक फैक्टर्स दैट इज द रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल एंड द फिजियोग्राफी। इकोसिस्टम में होता क्या है बेसिकली, बायोम्स में होता क्या है? देयर आर चेंजेस ड्यू टू द चेंजेस इन द एबैटिक फैक्टर्स विच इज़ रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल, फिजियोग्राफी एक्सेट्रा, ठीक है। डिफरेंट बायोम्स होते हैं ये, ठीक है। देन कम्स द एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर हम क्या देखेंगे? बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज। यूट्रोफिकेशन क्या होता है?
टर्म्स देखेंगे, यूट्रोफिकेशन क्या होता है, कोरल्स के बारे में पढ़ेंगे, मैनग्रोव्स एंड एसिडिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ क्लीन प्लांट प्रोग्राम। एक प्रोग्राम था करंट के अंदर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, वो हॉर्टिकल्चर के लिए था। फॉर द प्लांट्स विच आर पैथोजन रेजिस्टेंट, फॉर द प्लांट्स विच आर पैथोजन रेजिस्टेंट 6 मंथ्स के अंदर प्लांट्स शुड बी रेडी टू बी प्लांटेड। इस तरीके का हम पौधा बनाएंगे, 2 ईयर्स तक उसको क्वारंटाइन करेंगे। ऐसे 10 सेंटर्स बनाए क्लीन प्लांट प्रोग्राम के लिए। अभी हम देखते हैं टर्मिनोलॉजी फॉर द एक्वेटिक इकोसिस्टम। लोटिक और लेंटिक। लोटिक का मतलब क्या है कि रनिंग वाटर है उस बॉडी के अंदर, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम होती है इन कंपैरिजन टू द लेंटिक। लेंटिक में स्टैंडिंग वाटर होता है, यहाँ पे हायर प्रोडक्टिविटी होती है। मतलब ना कि जो खड़ा पानी होता है, जो स्टैंडिंग वाटर होता है वहाँ वो ज़्यादा गंदा होता है। तो इधर न्यूट्रिएंट्स का मतलब या क्या बोलते हैं प्रोडक्टिविटी का मतलब ही वही है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा एल्गल ब्लूम्स होंगे, यूट्रोफिकेशन होगी, इस तरीके की चीज़ें होंगी, इसीलिए वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होंगी। ठीक है, देन कम्स द जोन। डायग्राम से समझो, इट इज़ अ वाटर बॉडी। ठीक है, वाटर बॉडी में ये जो शोर वाला जगह होता है, जो शैलो होता है, उसको बोलते हैं लिटोरल। ये कॉर्नर शोर, यहाँ पे मैनग्रोव्स आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको कोरल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये दोनों साइड में हो गए लिटोरल्स। बीच का जो ओपन वाटर होता है इसको हम बोलते हैं लेमनेटिक जोन और पेलागिक जोन। लेमनेटिक जोन और पेलागिक जोन, लेमनेटिक जोन और पेलागिक जोन। ये तो हो गया आपका डिफ्रेंसिएशन हॉरिजॉन्टली। अब देखते हैं वर्टिकली क्या है। तो सबसे ऊपर होगा फोटिक जोन, जहाँ तक सनलाइट पहुँच रही है, जहाँ पे नहीं पहुँच रही है वो हो गया ए फोटिक जोन। उन दोनों के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी एक मिक्स्ड लेयर, क्योंकि पानी है तो यहाँ पे ब्लर्ड लाइंस होंगी। आपको एक फिक्स्ड क्लियर कट डिफ्रेंसिएशन तो देखने को मिलेगा नहीं। तो ब्रॉड देख लिया हमने, लिटोरल, पेलागिक, लेमनेटिक जोन, लिटोरल जोन, वापस से फोटिक, ए फोटिक जोन। अब वापस ही वर्टिकल डिफरेंस के अंदर, वर्टिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम और टर्म्स देखते हैं। एक होता है सबसे ऊपर वाला जहाँ पे शैलो होता है, इसको बोलते हैं नेरेटिक जोन। फिर आता है प्रोफंडल जोन। नेरेटिक जोन वो होता है जो 200 मीटर तक रहता है, 200 मीटर्स तक रहता है हमारा नेरेटिक जोन, इसको हम बोलते हैं। यहाँ पे कोरल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। देन कम्स द प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल जोन इज़ द डीप सी वाटर वेजिटेशन फ्री जोन। ये वेजिटेशन फ्री जोन होता है। प्रोफंडल जोन इज़ द डीप सी वाटर। ये बेसिकली यहाँ पे होता है, ये जो एज होती है ना आपकी, जो स्लोप जा रहा है, इस स्लोप के ऊपर होता है, जो 200 मीटर्स तक होगा उसको बोलेंगे नेरेटिक जोन। यहाँ पे आपको कोरल्स देखने को मिल जाएंगे। और उसके नीचे जो वेजिटेशन फ्री जोन होता है, जो क्या होता है वेजिटेशन फ्री जोन होता है, इसको हम बोलते हैं प्रोफंडल जोन। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोफंडल जोन बोलते हैं। देख लिया हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं कहाँ पे कौन से ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ठीक है, ये तो हमने देखा था जोन्स के बारे में। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि इन जोन्स पे कौन से कहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ठीक है, लिटोरल जोन में हमने देखा यहाँ पे रहेंगे आपके मैक्रोफाइट्स या ऑटोट्रॉप्स। मैक्रोफाइट्स या ऑटोट्रॉप्स, मैनग्रोव्स कहाँ रहते हैं हमने देखा था, लिटोरल एरिया में मैनग्रोव्स रहते हैं। तो वो क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, प्लांट्स ही होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, मैक्रोफाइट्स बोलते हैं, मैक्रोफाइट्स बोलते हैं। इन ऑटोट्रॉप्स के ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर्स रहेंगे। प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी पेरीफाइटन्स। एक्वेटिक के अंदर उनका क्या नाम होगा, पेरीफाइटन्स। ये अटैच्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑन द माइक्रोफाइट्स। ये अटैच्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑन द माइक्रोफाइट्स। ये डिपेंडेंट होते हैं माइक्रोफाइट्स के ऊपर। ये बेसिकली अटैच्ड होते हैं ऑटोट्रॉप्स के ऊपर, उनके स्टेम्स और उनके रूट्स के ऊपर, तो यहाँ पे हो गए तुम्हारे माइक्रोफाइट्स। ठीक है, लिटोरल जोन के अंदर यहाँ पे हो गए तुम्हारे माइक्रोफाइट्स। इनके ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स अटैच्ड है उनको हमने क्या बोल दिया, पेरीफाइटन्स बोल दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे लैमिनेटिक जोन के अंदर क्या है। लैमिनेटिक जोन के अंदर सबसे ऊपर होंगे फ्री फ्लोटर्स, जिनको हम बोलते हैं न्यूस्टॉन्स फ्री फ्लोटर्स। इनके एग्जाम्पल्स हो गए बीटल्स और बैक स्विमर्स। उनके नीचे सबसे फर्स्ट में आएगा न्यूस्टॉन। ठीक है, उसके नीचे होंगे प्लैंक्टन्स कौन कौन से, जू प्लैंक्टन्स और फाइटोप्लैंक्टन्स। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, जू प्लैंक्टन्स और फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, उसके बाद में आएंगे बड़े एनिमल्स, बड़े स्विमर्स जो होते हैं, जिनको बोलते हैं हम नेक्टॉन्स। इसके अंदर सारी फिशेज आ जाती है। नेक्टॉन्स के अंदर क्या आ जाती है, सारी फिशेज आ जाती है। सबसे ऊपर हुआ न्यूस्टॉन, देन प्लैंक्टॉन्स, देन नेक्टॉन्स। NPN न्यूस्टॉन, प्लैंक्टन, नेक्टॉन। ठीक है, फिर उस सबसे नीचे आएगा तुम्हारा बेंथॉस क्या होता है, सबसे बॉटम में होते हैं, नीड सपोर्ट। तो ये सबसे नीचे होते हैं। बेंथॉस कहाँ पे होते हैं, सबसे नीचे होते हैं। यहाँ पे भी आपको बेंथॉस में भी आपको कोरल्स देखने को मिल जाएंगे। बेंथॉस में भी आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, कोरल्स देखने को मिल जाएंगे। डन। अब देखते हैं प्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स के एग्जांपल्स क्या हो गया, एल्गाइड आइटम्स। जू प्लैंक्टन के एग्जांपल्स क्या हो गया, क्रस्टेशियंस, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा। ये फाउंड इन ऑल द एक्वेटिक इकोसिस्टम एक्सेप्ट द स्विफ्ट एंड द फास्ट मूविंग वाटर। अगर फास्ट मूविंग वाटर होगा, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक होता है ना, ऐसे बहुत ही फास्ट और बहुत ही स्विफ्ट मूविंग वाटर के अंदर प्लैंक्टन्स नहीं सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, इनकी जो लोकोमोटिव पावर होती है, क्यों नहीं सर्वाइव कर पाती, क्योंकि उनकी जो लोकोमोटिव पावर होती है बहुत ही लिमिटेड होती है। लोकोमोटिव पावर जो होती है बहुत ही लिमिटेड होती है। देन कम्स द यूट्रोफिकेशन क्या होता है, एजिंग ऑफ द लेक और एल्गल ब्लूम। ठीक है, सबसे पहले जो लेक होगी,
यूट्रोफिकेशन क्या होता है? इट इज़ बेसिकली द एजिंग ऑफ द लेक्स एंड द एल्गल ब्लूम्स। क्या होता है? सबसे पहले एक लेक होती है ओलिगोट्रॉपिक, जिसको अपन बोलते हैं सबसे क्लीनेस्ट जो रिवर या वाटर बॉडी होती है उसको बोलते हैं ओलिगोट्रॉपिक लेक। इसमें न्यूट्रिएंट का लेवल बहुत ही कम होता है, स्पीसीज़ कम होती है, बायोडाइवर्सिटी कम होती है। इसमें क्या होता है? न्यूट्रिएंट का लेवल कम है, स्पीसीज़ कम है, प्रोडक्टिविटी कम है। अब देखो इसमें ना अपन नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो बीओडी होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो भी कम है और डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इट इज़ ऑल गुड फिनोमिना कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले कि वाटर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व कितना है, अगर वो ज़्यादा है दैट इज़ अ गुड थिंग। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब जितना इसके अंदर स्पीशीज़ है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स है, इनका कितना ऑक्सीजन का डिमांड है, इनको सर्वाइव करने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, दैट इज़ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर ये कम है देन इट इज़ अ गुड थिंग, देन इट इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, ऑलिगोट्रॉफिक के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? मीजोट्रॉपिक, यानी मिडल वाला स्टेज। यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बढ़ गए हैं, स्पीशीज़ बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, बीओडी जो है कंपैरेटिवली बढ़ गई है और डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो गई है। सबसे जो लास्ट स्टेज होता है दैट इज़ द यूट्रोफिक लेक। यूट्रोफिक लेक के अंदर क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बीओडी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और डिजॉल्व ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। तो ये हो गई यूट्रोफिक लेक। देख सकते हैं आप इसके अंदर कितनी सारी स्पीशीज़ है, कितनी सारी स्पीशीज़ है। ठीक है, इसके लिए रेमेडी क्या होती है? बायो मैनिपुलेशन। रेमेडी क्या होती है? बायो मैनिपुलेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ द लाइटेस्ट प्रेडेटर, हाईएस्ट प्रेडेटर, इंट्रोडक्शन ऑफ द हाईएस्ट प्रेडेटर इन द इकोसिस्टम इन ऑर्डर टू रिटेन द बैलेंस। तो इसका रेमेडी क्या हो गया? बायो मैनिपुलेशन हो गया। इम्पैक्ट क्या होगा यूट्रोफिकेशन का? कि रिस्ट्रिक्ट करेगा पेनिट्रेशन ऑफ द सनलाइट। भाई जब इसके ऊपर पूरे के ऊपर एल्गल ब्लूम ऐसे जम जाएगी, इसके ऊपर पूरे के ऊपर ऐसे एल्गल ब्लूम जम जाएगी तो पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ड्यू टू मोस्टली ड्यू टू फोस्फेट एंड नाइट्रेट। यूट्रिफिकेशन हो किससे रहा है? फोस्फेट नाइट्रेट से हो रहा है, फर्टिलाइजर्स से हो रहा है, डिजॉल्व ऑक्सीजन इससे काफ़ी कम हो रही है। देन हम देख रहे हैं कोरल रीफ्स के बारे में। एक सेकेंड, मुझे बस इतना सा चेक करना था। ठीक है, कोरल रीफ्स के बारे में देखेंगे। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द कोरल रीफ्स? ये प्रोवाइड करती है ऑक्सीजन अंडर वाटर बॉडी। ऑक्सीजन अंडर वाटर बॉडी ये प्रोवाइड करता है, एस्थेटिक रिक्रिएशनल वैल्यूज़ देता है। रेन फॉरेस्ट होता है मरीन इकोसिस्टम का। रेन फॉरेस्ट मतलब ये बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को होल्ड करता है अपने अंदर। कोरल रीफ्स इफ यू वुड हैव सीन, तो आपने मूवीज़ में देखा होगा कि ऐसे 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 बहुत सारे पौधे, लीव्स वाला जो प्लांट होता है, इसको ये दिस इज़ कोरल रीफ। और गो टू गूगल एंड सी अ पिक्चर, तो इसके अंदर ही अपने अंदर इसके आसपास बहुत सारी फिशेस चलती रहती है, बहुत सारी फिशेस या बहुत सारी स्पीशीज़ घूमती रहती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द रेन फॉरेस्ट ऑफ द मरीन इकोसिस्टम। शॉक एब्जॉर्बर होता है और ये प्रिवेंट करता है, इरोजन को प्रिवेंट करता है। क्या करता है? इरोजन को प्रिवेंट करता है। कोरल रीफ होती क्या है? एक सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं कोरल पॉलिप, और ये रहता है एक एल्गी के ऊपर। एल्गी के ऊपर जिसको बोलते हैं जूएंथेले। जूएंथेले जो फोटोसिंथेसिस करती है, इसको शेल्टर और फूड और ऑक्सीजन सब देती है। शेल्टर, फूड, ऑक्सीजन सब देती है। ठीक है, ये जो कोरल पॉलिप होता है ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन एंड द लाइट एक्सेस। सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन एंड द लाइट एक्सेस देता है। ठीक है, कोरल्स बिलोंग टू द सिंड्रिया ग्रुप। कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं? कोरल सिंड्रिया ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ये एक्सक्रीट करते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, विच इज़ द बेस ऑन विच द कोरल ग्रोज। रिक्वायरमेंट क्या होती है कोरल्स के लिए? कंडीशंस होती है, क्लीन वाटर में रहता है, नेरेटिक जोन के अंदर रहता है। नेरेटिक जोन हमने देखा था, चूँकि लिटोरल होता है, शोर पे होता है, बेंथिक होता है। कोरल्स जो होता है नेरेटिक जोन में रहता है। ऑल दीज नेम्स कैन ऑल्सो बी यूज। 25 डिग्री से 30 डिग्री टेम्परेचर में ही रहता है, तो स्टीनोथर्मल हो गया। सैलिनिटी क्या है? 28 PPT से लेकर 32 PPT। ब्रैकिश वाटर एंड स्टीनोहलाइन, ब्रैकिश वाटर एंड स्टीनोहलाइन। कॉमन होता है ट्रॉपिकल बेल्ट के अंदर। इंडिकेटिव स्पीशीज़ है। इंडिकेटिव स्पीशीज़ का क्या मतलब है कि भाई अगर कोरल्स कम हो रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि भी वाटर इज़ नो मोर क्लीन, या फिर उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, या फिर उसकी सैलिनिटी कम ज़्यादा हो रही है। ट्रॉपिकल बेल्ट या इक्वेटर के आसपास आपको देखने को मिल जाता है कोरल्स एन इंडिकेटिव स्पीशीज़। वर्ल्ड वाइड फंड ने ऐसा बोला था कि 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द कोरल रीफ वेल मैनेज्ड ये जनरेट कर सकता है 15 टन ऑफ फिश एनुअली। 15 टन ऑफ फिश एनुअली। 1 स्क्वायर मीटर ऑफ कोरल रीफ्स कितना जनरेट कर सकती है? 15 टन ऑफ द फिश एनुअली जनरेट कर सकती है। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द मरीन इकोसिस्टम। रेन फॉरेस्ट ऑफ द मरीन इकोसिस्टम इसको हम बोलते हैं। देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द कोरल रीफ्स? क्या टाइप्स होते हैं कोरल रीफ्स के? वो देखते हैं। फ्रिंजिंग रीफ, अटोल अराउंड एंड आइलैंड्स होता है ये, और एक होती है बैरियर रीफ्स विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द कोस्ट बाय द लगून। सेपरेटेड फ्रॉम द कोस्ट बाय द लगून। देखो फ्रिंजिंग क्या होता है? इट इज़ पैरेलल टू द कोस्ट, एकदम कोस्ट के ऊपर ही होती है, इसको बोल दिया अपन ने फ्रिंजिंग रीफ। फ्रिंजिंग रीफ, ठीक है। देन इसके बाद में आता है बैरियर रीफ। बैरियर रीफ क्या होता है? ये सेपरेटेड होता है कोस्ट बाय द लगून, ये हो गया बैरियर रीफ। एंड देन कम्स द अटोल रीफ। अटोल रीफ क्या होता है? ये आइलैंड्स के ऊपर होता है। क्या होता है? एक माउंटेन है,
या एक कोई तो भी आइलैंड है, इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे चारों तरफ कोरल्स हो गए, फिर ये डेन्यूड हो गया, तो ये डेन्यूड होके ऐसे रह गया पानी के अंदर, इस तरीके से रह गया, इसके ऊपर पानी है और पानी के ऊपर ऐसे गोल, इस तरीके से अगर गोल कोरल रीफ बन जा रही है तो इसको क्या बोलते हैं, हम अटोल्स बोलते हैं, अटोल्स बोलते हैं। फिर एक होती है प्लेटफॉर्म रीफ जो नॉर्मली किसी आइलैंड के ऊपर बनी हुई है, उसको बोल दिया अपन ने प्लेटफॉर्म रीफ। तो कितने तरीके की देखी हमने, एक तो फ्रिंजिंग देखी जो एक्जैक्टली कोस्ट पे है, देन वी सॉ दी बैरियर रीफ, एक होती है पैच रीफ जो ऐसे बड़े बड़े पैचेस बने हुए होते हैं, जिनके ऐसे बड़े बड़े पैचेस बने हुए होते हैं, एंड देन इज़ द अटोल रीफ एंड देन इज़ द प्लेटफॉर्म रीफ। कोरल्स इंडिया में कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, अंडमान निकोबार के अंदर मिलता है, ठीक है। लक्षद्वीप तो पूरा ही कोरल्स का बना हुआ है, गुजरात के अंदर मालवार में मिल रहा है, गल्फ ऑफ कच्छ में मिल रहा है, गल्फ ऑफ मन्नार में मिलता है। इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज सुंदरबन के अंदर कोरल्स नहीं मिलते हैं, सुंदरबन के अंदर कोरल्स नहीं मिलते हैं, सुंदरबन इज फेमस फॉर द मैनग्रोव्स, सुंदरबन इज फेमस फॉर द मैनग्रोव्स, एंड लक्षद्वीप के अंदर मैनग्रोव्स नहीं मिलते हैं विच इज़ फेमस फॉर द कोरल। लक्षद्वीप पूरा ही कोरल्स पे ही बना हुआ है, लक्षद्वीप पूरा ही किस पे बना हुआ है, कोरल्स पे बना हुआ है, तो ये ऐसे याद किया जा सकता है, ठीक है। थ्रेट्स टू कोरल्स क्या है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ट्रॉपिकल साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, कोरल्स क्या करता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन को बढ़ाता है, हमने देखा था, इट इज़ नॉट द थ्रेट, पर ये हम ऐसे याद करें कि डिजॉल्व ऑक्सीजन को बढ़ाता है। तो यूट्रोफिकेशन का एक सोल्यूशन क्या हो सकता है कि वहाँ पे कोरल्स लगा दो। यूट्रोफिकेशन का क्या मतलब है कि भाई जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम हो रही है, तो वहाँ पे कोरल्स लगा दो तो डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, ठीक है। अब थ्रेट्स टू कोरल्स पढ़ेंगे, क्लाइमेट चेंज, एसिड रेन, ओशन एसिडिफिकेशन, पोल्यूशन, बली, प्लास्टिक, एयर, वाटर, लैंड, यहाँ पे सेडिमेंटेशन इंक्रीज होता है, तो वो भी कोरल के लिए हार्मफुल, क्लियर वाटर चाहिए होता है ना उनको। कंस्ट्रक्शन, माइनिंग इन द कोस्टल एरियाज, कोरल माइनिंग फॉर द फिशरीज, डिस्ट्रक्टिव फिशिंग होती है, ब्लास्ट फिशिंग, साइनाइड फिशिंग, पर्सिसाइन फिशिंग, पर्सिसाइन फिशिंग क्या होती है, जो भी बड़े बड़े नेट से करते हैं वो वाली फिशिंग। इरेगुलेटेड टूरिज्म है, चेंजेस इन द प्रेसिपिटेशन, एल नीनो, एनसो, ये सारे क्या है, थ्रेट्स टू द कोरल रीफ। अब हमने क्या इनिशिएटिव्स लिए, ग्लोबल इनिशिएटिव्स क्या है कोरल प्रोटेक्शन के लिए, इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव, इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव 8 कंट्रीज़ है, इंडिया एज अ मेंबर, और ये कैपेसिटी बिल्डिंग और अवेयरनेस के लिए है। ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग सेंटर, एक तो था ये इनिशिएटिव है, ये है मॉनिटरिंग सेंटर, ये भी इक्री ने स्टार्ट किया हुआ है। फिर कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव, अब देखो कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव में याद रखने की क्या चीज़ है कि एक तो इंडिया इसका पार्ट नहीं है, दूसरा इसका पार्ट ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑल्सो नॉट इट्स पार्ट, न्यूजीलैंड इज़ ऑल्सो नॉट इट्स पार्ट, तो है कौन इसके अंदर, IMTPPS, IMTPPS, ठीक है। कौन कौन है इसके अंदर, देखो इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सोलोमन आइलैंड्स है, तिमोर लेस्ते है, पपुआ न्यू गिनिया है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सोलोमन आइलैंड्स, तिमोर लेस्ते, पपुआ न्यू गिनिया, ये आपकी कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव का पार्ट है। फिर क्रायोमैश टेक्निक यूज़ करते हैं हम फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द कोरल्स बाय द ऑस्ट्रेलिया, ये लेके आया था, इट इज़ द हाईएस्ट फंडिंग टू प्रोटेक्ट द कोरल्स। देन इंडियन लेवल प्रोटेक्शन क्या है कोरल्स का, WPA 1972 के अंदर हमने इसको शेड्यूल 1 के अंदर डाला हुआ है। कोरल ब्रीचिंग के लिए हमने एक अलर्ट सिस्टम बनाया है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल ने बनाया, इनकॉइज ने बनाया है कोरल ब्रीचिंग अलर्ट सिस्टम। फिर हम कोस्टल रेगुलेशन जोन्स हमने बना रखे हैं। फिर एक होता है कोरल स्टैगहॉर्न कोरल, स्टैगहॉर्न कोरल कहाँ पे मिलता है, कैरेबियन सी के अंदर मिलता है। इनको वाइट बैंड डिजीज़ हो गया है, ये इनको पिलर कोरल्स भी बोलते हैं। इसकी इमेज देखोगे तो आपको दिखेंगे कि ऐसे बड़े बड़े पिलर्स जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है, ऐसे बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर क्या हो रहा है, वाइट बैंड डिजीज़ हो रही है, इनके ऐसे ऐसे वाइट बैंड्स बन रहे हैं बॉडी के ऊपर, ठीक है। ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं, कैरेबियन सी में। नाम क्या है, स्टैगहॉर्न कोरल। इवोल्यूशन ऑफ टाइप्स ऑफ कोरल्स कैसे होता है, देखो सबसे पहले फ्रिंजिंग कोरल बनेगा, फिर लगून से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा तो बैरियर कोरल बनेगा, फिर अटोल्स बनेंगे, ठीक है। ये एक इवोल्यूशन ऑफ द कोरल्स है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया के अंदर कोरल्स कहाँ मिल रहे हैं, रण ऑफ कच्छ में, लक्षद्वीप में अटोल्स मिलेंगे, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ अंडमान एंड निकोबार। कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, डिस्ट्रक्शन एंड द वाइटनिंग, डिस्ट्रक्शन एंड द वाइटनिंग ड्यू टू लॉस ऑफ द सिम्बैटिक रिलेशनशिप विद द ज़ूएंथली, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। देखो अगर ज़ूएंथली से सिम्बैटिक रिलेशनशिप टूट गया तो वो अकेली पड़ जाएगी, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, उसको फूड नहीं मिलेगा, तो वाइटनिंग होने लग जाती है, उसको क्या बोलते हैं, कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी क्या है, टोटलिटी ऑफ द जीन स्पीसीज इन द इकोसिस्टम ऑफ द रीजन। लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, एक तो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, जीन्स अलग अलग होती है, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के एग्जाम्पल्स क्या हो गए, ग्रास लैंड, फॉरेस्ट लैंड, रॉकी माउंटेन्स, ये सारी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। टर्म किसने दिया था डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, रेमंड एस डेसमैन, रेमंड एंड डेसमैन। बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, बेसिकली वेरिएबिलिटी अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम ऑल द सोर्सेज इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल, मरीन एंड अदर एक्वेटिक इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस of which they are part. This include the diversity between species
विद इन स्पीसीज एंड इकोसिस्टम, डाइवर्सिटी बिटवीन स्पीसीज, एक इंडिविजुअल स्पीसी के अंदर कितनी डाइवर्सिटी, दैट इज द जेनेटिक डाइवर्सिटी. विद इन स्पीशीज उसको बोल देंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी. फिर एक इकोसिस्टम में कितनी डाइवर्सिटी है, वो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. अब जेनेटिक डाइवर्सिटी अगर कम होगी तो इसका मतलब क्या है कि इन ब्रीडिंग जो है, इंट्रा स्पेसिफिक ब्रीडिंग जो है वो बढ़ रही है. तो इंट्रा स्पेसिफिक ब्रीडिंग के बढ़ने से वजह से क्या होती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होती है एंड इवेंचुअली एक्सटेंशन हो जाता है. जेनेटिक डाइवर्सिटी अगर बढ़ेगी तो सर्वाइवल ऑफ द स्पीशी विल ऑल्सो बी बेटर. फिर होता है स्पीसीज डाइवर्सिटी. स्पीसीज आपस में इंटरब्रीड नहीं करती हैं यूजुअली. नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल प्रेजेंट इन अ रीजन. देखो वो इंटरब्रीड करती नहीं है. हम जो लैबोरेटरी में चीज़ें करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वो एक अलग चीज़ होती है. स्पीशीज डाइवर्सिटी, दे डू नॉट इंटरब्रीड. नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन अ रीजन. ठीक है, इसको बोलते हैं ये स्पीसीज डाइवर्सिटी हो गया. दो तरीके की होती है, एक होता है स्पीसीज रिचनेस और एक होता है स्पीसीज इवननेस. स्पीसीज रिचनेस का मतलब सिंपल, कितनी एक्स एरिया के अंदर कितनी अलग अलग तरीके की स्पीशीज है, नंबर ऑफ स्पीशीज, सिंपल काउंट ऑफ स्पीशीज जो होता है उसको हम स्पीशीज रिचनेस बोलते हैं. व्हाट इज स्पीसीज इवननेस? इट इज़ द रिलेटिव अबंडेंस. इट इज़ हाउ इक्वल द अबंडेंस ऑफ द स्पीशीज आर. कितनी अलग अलग स्पीशीज है और एक इंडिविजुअल स्पीशीज कितनी क्वांटिटी के अंदर है. दो अगर मैंने जगह ले ली है तो इधर भी 4 स्पीशी है, इधर भी 4 स्पीसी है. उस 4 स्पीसी के अंदर एक्स जो है वो वाई परसेंटेज, एक्स जो है वो ए परसेंटेज है, वाई जो है वो बी परसेंटेज है. और वापस से ही दूसरे जोन के अंदर भी सेम. मतलब बेसिकली व्हाट इज द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द स्पीशीज, हाउ इक्वल द अबंडेंस ऑफ स्पीशीज आर. इसको क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन साइज ऑफ ईच स्पीशी वहाँ पे कितनी है. ए और बी अगर जोन है, ए और बी अगर जोन है, यहाँ पे 3 स्पीशी है, यहाँ पे भी 3 स्पीशी है, तो ये हो गया स्पीशीज़ इवननेस. ये हो गया स्पीशीज़ इवननेस. ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एक जगह है, यहाँ पे 1 स्पीशी है, 2 स्पीशी है, 3 स्पीशी है, ये जो सिंपल काउंट है इसको बोलते हैं स्पीशीज़ रिचनेस. अब देखो, हायर द स्पीशीज़ इवननेस हायर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सर्वाइवल. हायर द स्पीशीज़ इवननेस, जितना इवननेस होगा स्पीशीज़ के अंदर उतना सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी. स्पीशीज़ रिचनेस क्या होता है, यहाँ पे जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, जितनी नंबर ऑफ स्पीशीज़ ज़्यादा होगी उतनी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी. तो रिचनेस इज द सिंपल बायोडाइवर्सिटी, नथिंग मोर. इवननेस का मतलब हो जाता है कि भाई कितनी रिलेटिव अबंडेंस है ऑफ द स्पीशीज़. ठीक है, पॉपुलेशन साइज ऑफ ईच स्पीशी कितनी है. ठीक है, देन कम्स द मेगा बायोडाइवर्सिटी. इंडिया इज़ अ मेगा डाइवर्सिटी. 7 कंट्रीज़ के अंदर है मेगा बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, फिर इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी के बारे में देखे थे. हमने देखा कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो 3 तरीके की होती है. एक है जेनेटिक, ठीक है, एक है स्पीशीज़, एक है इकोलॉजिकल. जेनेटिक और स्पीशीज़ हमने देख लिया. अब हम देखेंगे इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी के बारे में. क्या बोल रहे हैं, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी क्या होती है. एक होती है अल्फा, एक होती है बीटा, एक होती है गामा. RH विट्टेकर ने ये दिया है ओवर द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन. ओवर द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे अल्फा बायोडाइवर्सिटी. इट इज़ द लोकल लेवल स्पीशी काउंटिंग. एक लोकल लेवल पे कितनी स्पीशीज़ की काउंटिंग हो रही है, दैट इज़ दी अल्फा बायोडाइवर्सिटी. लोकल लेवल स्पीशीज़ काउंटिंग, डाइवर्सिटी विद इन अ पर्टिकुलर एरिया, स्पीशीज रिचनेस एट अ लोकल लेवल. बीटा के अंदर 2 के बीच में कंपैरिजन होगा. रीजनल लेवल एंड लोकल लेवल स्पीशीज काउंटिंग. रीजनल लेवल एंड लोकल लेवल स्पीशीज काउंटिंग. रेशियो बिटवीन द रीजनल एंड द लोकल लेवल स्पीशीज डाइवर्सिटी. कंपेयर द डाइवर्सिटी बिटवीन द इकोसिस्टम. गामा क्या होता है, डाइवर्सिटी इन द डिफरेंट लैंडस्केप्स, ओवरऑल डाइवर्सिटी. इंक्रीजिंग इन द डाइवर्सिटी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, चांसेस ऑफ द सर्वाइवल बढ़ेगा. मैं एक बार समझा देती हूँ क्या होता है. देखो, ये एक बड़ा इकोसिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर ये एक लोकल लेवल हो गया और ये एक रीजनल लेवल हो गया. सबसे पहले यहाँ पे एक्स स्पीसीज़ है, तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा अल्फ़ा. मैं इसको, हाँ, ये हो गया तुम्हारा अल्फ़ा. यहाँ पे वाई स्पीसीज़ है पूरे के अंदर, ठीक है, तो एक्स अपॉन वाई जो होगा वो हो जाएगा तुम्हारा बीटा. अब इस पूरे की जो जेड है, इसकी जो बायोडाइवर्सिटी होगी इसको हम बोलेंगे गामा. इसको हम क्या बोल रहे हैं, गामा. तो अल्फा बीटा गामा. डाइवर्सिटी इन द डिफरेंट लैंडस्केप, ओवरऑल डाइवर्सिटी जो है उसको. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी डिप्लीशन, रिचनेस कम हो रही, इवननेस कम हो रही, इसलिए बायोडाइवर्सिटी डिप्लीशन हो रही. डायरेक्ट वेज है उसके डिफॉरेस्टेशन, हंटिंग, फॉरेस्ट फायर, पोचिंग, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन. इनडायरेक्ट वेज क्या है, लॉस ऑफ हैबिटेट, पोल्यूशन. नेचुरल वेज क्या है, वॉल्केनिक इरप्शन, नेचुरल कैलेमिटीज एक्सेट्रा. बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए हमने दो तरीके से बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होता है. इन सेटू, एक्सेटू. इन सेटू में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, जीन सेंचुरी, कम्युनिटी रिजर्व, सीक्रेट ग्रुप्स. कम्युनिटी रिजर्व, सीक्रेट ग्रुप्स जो WPA के अंदर है. एक्सेटू क्या होता है, जूलॉजिकल पार्क्स, जू, बॉटनिकल पार्क, जीन बैंक. याद रखना कि जीन सेंचुरी जो है वो इन सेटू है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सेटू है, तो जीन सेंचुरी क्या होगी, इन सेटू होगी. जीन बैंक क्या होगा, और एक हम देखेंगे सीड वॉल्ट, जीन कल्चर, ये सब क्या होगा, एक्सेटू होगा. एक्सेटू, ठीक है. बेसिकली जो साइट के बाहर हो रहा है वो एक्सेटू, जो साइट के अंदर हो रहा है वो इनसेटू. सिंपल इज दैट.
तो ये हो गया जीन बैंक। इंडियन सीड वॉल्ट, इंडियन सीड वॉल्ट का है संगला लद्दाख के अंदर है। संगला लद्दाख के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा इंडियन सीड वॉल्ट। रीलोकेशन ऑफ द एनिमल्स हो रहा है। जीन कल्चर एंड क्रायो प्रिजर्वेशन, जीन कल्चर एंड क्रायो प्रिजर्वेशन, जीन कल्चर एंड क्रायो प्रिजर्वेशन। सीक्रेट ग्रुप्स प्रोटेक्टेड आउट ऑफ द रिलीजियस बिलीव्स इनको किया जाता है। यहाँ पे हंटिंग एंड लॉगिंग अलाउड नहीं है, यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड, यूजुअली स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती है। सम एक्टिविटीज़ लाइक डेडवुड कलेक्शन हो सकता है, डेडवुड का कलेक्शन हो सकता है, बट लॉगिंग नहीं हो सकती है। हनी कल्टिवेशन हो सकता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या है, कावूज ऑफ केरला, लो केटनांग्स ऑफ मेघालय, बहुत सारे होते हैं। राजस्थान के अंदर भी काफ़ी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स के बारे में। एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 2018 के अंदर शुरू हुआ था। सेंसस होता है एवरी 5 ईयर। फर्स्ट सेंसस हुआ था नवाब ऑफ जूनागढ़ 1936 के अंदर। प्रोजेक्ट लायन गॉट स्टार्टेड इन 1972। प्रोजेक्ट लायन 72 में स्टार्ट हुआ था। एशियाटिक लायन कंजर्वेशन जो प्रोजेक्ट है दैट स्टार्टेड इन 2018। एवरी 5 ईयर इनका सेंसस होता है। 2018 में स्टार्ट हुआ था। इसको काउंट करने का मेथड क्या होता है, ब्लॉक काउंटिंग मेथड होता है। ब्लॉक काउंटिंग मेथड डायरेक्ट साइट ऑफ लायन से करते हैं। सेंसस मेथड्स पूछे जाते हैं, एक PYQ था उसमें पूछा था, तो इसीलिए अब से हम पढ़ते हैं। एशियाटिक लायन का कैसे होता है, ब्लॉक काउंटिंग मेथड से होता है। लायन का रीलोकेशन हो रहा है, कहाँ कहाँ पे हो रहा है, अंबाजी गुजरात, माधव एंड मुकुंदरा। मुकुंदरा कहाँ पे, राजस्थान के अंदर है। माधव कहाँ पे है, MP के अंदर है। अंबाजी गुजरात के अंदर हो रहा है। ठीक है, देन वन इज सिम्बा, सिम्बा इज ऑल्सो फॉर द एशियाटिक लायन। तो ए से याद रख लो, एशियाटिक लायन होता है क्या, फुल फॉर्म सॉफ्टवेयर फॉर द इंटेलिजेंस आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एशियाटिक लायन। AI बेस्ड फोटो आइडेंटिफिकेशन है, गुजरात गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। वल्चर कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखो वल्चर में क्या हो रहा है, देयर इज अ पेन किलर फॉर कैटल नोन एज डाइक्लोफिनैक और कीटोप्रोफेन भी बोलते हैं। डाइक्लोफिनैक और कीटोप्रोफेन क्या है, पेन किलर्स है कैटल के लिए। इससे क्या हो रहा है, किडनी फेलियर हो रहा है वल्चर्स का, जिसकी वजह से उनका डेथ और नेक ड्रॉपिंग हो जा रहा है। इट इज़ कॉजिंग द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ द वल्चर, दैट इज़ वाई इट इज़ बैंड इन इंडिया। और इसका हमने एक सोल्यूशन निकाल दिया है, मेलॉक्सीकैम। मेलॉक्सीकैम इट इज़ ऑल्सो पेन किलर फॉर द कैटल ओनली। तो डाइक्लोफेनॉक और कीटोप्रोफेन की वजह से मर रहे थे, उसका हमने सोल्यूशन निकाल दिया मेलॉक्सीकैम। ठीक है, नेक ड्रॉपिंग हो रही थी उनकी। अब वल्चर का ब्रीडिंग सेंटर और कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पे, हरियाणा और वेस्ट बंगाल के अंदर है। फिर हम पढ़ेंगे एक बोगोटा डिक्लेरेशन हुआ था कोलंबिया के अंदर। बोगोटो डिक्लेरेशन कोलंबिया के अंदर हुआ था रिवर डॉल्फिन के लिए, रिवर डॉल्फिन के लिए। एंड उसमें एशिया साउथ अमेरिका की कंट्री से, इतना याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना याद कर लो कि बोगोटो डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू रिवर डॉल्फिन्स। रिवर डॉल्फिन से रिलेटेड है बोगोटो डिक्लेरेशन। देन हम देखेंगे इंडियन विजन राइनो। ठीक है, इंडियन विजन राइनो 2020 में स्टार्ट हुआ था, अभी फिनिश हो चुका है। राइनो की कैरिंग कैपेसिटी इसने काफ़ी बढ़ा दी है। इसमें क्या था, पार्टनरशिप थी असम गवर्नमेंट की, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन की, WWF फॉर नेचर की, एंड एक्सेट्रा। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है फिर बाकी बची हुई। अब असम है तो बोडोलैंड टेरेस्ट्रियल काउंसिल भी थी इसका पास। एम क्या था, ट्रांसलोकेशन करना है आफ्टर ट्रिमिंग देयर हॉर्न्स। ट्रांसलोकेशन ऑफ द राइनोज आफ्टर ट्रिमिंग देयर हॉर्न्स फ्रॉम द काजीरंगा एंड पिबोत्रा। पिबोत्रा और काजीरंगा से कहाँ पे करना है, मानस, लईखोवा, बूरा चपोरी, कोचमोरा, डिब्रू सैखोवा, ओरांगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क्स है। तो काजीरंगा पवित्र से कहाँ पे करना है, मानस, लईखोवा, बुरा चपोरी, कोचमोरा, डिब्रू सैखोवा, ओरांग, इन 5 जगह पे करना है। अब देखो राइनोज की ना क्या होती है, 5 स्पीसीज़ होती हैं। कौन कौन सी स्पीशीज़ होती है, वाइट, ब्लैक राइनो, ये दोनों हो गई एशिया के अंदर। एशिया में रेसिज्म ज़्यादा होता है, जस्ट टेलिंग दिस टू ऐसे टू रिमेंबर, डू नॉट टेक इट पर्सनली, है ना। अफ्रीका के अंदर क्या हो रहा है, 2 तरीके के राइनोज होते हैं, वाइट राइनो, ब्लैक राइनो। ब्लैक वाला जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। एशिया के अंदर 3 तरीके के राइनोज होते हैं, सुमात्रन राइनो, जावन राइनो एंड ग्रेट वन हॉर्न राइनो। ग्रेट वन हॉर्न राइनो जो इंडिया के अंदर है वो तो वल्नरेबल है। जावन और सुमात्रन राइनो जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। जो ब्लैक राइनो है वो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वो आपको अफ्रीका के अंदर देखने को मिलेंगे। जो 5 स्पीशीज़ है राइनो की, दे आर ऑल लिविंग। व्हाट इज़ द थ्रेट टू राइनो, पोचिंग हो रही है इनकी, और फ्लड्स और ये सारी चीज़ें हैं ये। फिर राइनो का क्या होता है, इनकी जो हैबिचुअल या उनके जो करेक्टरिस्टिक्स है उनमें पुअर विजन होता है। हॉर्न्स जो बने हुए होते हैं वो कैराटिन के बने होते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में काफ़ी यूज़ होता है, इसीलिए उनके हॉर्न्स का स्मगलिंग और वो सब चीज़ें होती है, पोचिंग वगैरह होती है। दे आर वेरी गुड स्विमर्स, दे हैव पुअर विजन एंड दे आर वेरी गुड स्विमर्स। ठीक है, देन नेक्स्ट अप इज़ द प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड के बारे में पढ़ेंगे। 2009 के अंदर गोविंद पशु विहार उत्तराखंड के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। गोविंद पशु विहार इज़ अ नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। ठीक है, तो यहाँ से आपका प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड स्टार्ट हुआ था। हमारी कंट्री जो है इज़ पार्ट ऑफ द 12 लेपर्ड रेंज कंट्रीज़। 12 लेपर्ड रेंज कंट्रीज़ में इंडिया पार्ट है। पहला जो स्नो लेपर्ड सर्वे हुआ था, नॉट द सेंसस बट द पहला जो स्नो लेपर्ड सर्वे हुआ था, फर्स्ट एवर इन इंडिया, हैपेंड इन 2023। ग्लोबल स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम्स है, काफ़ी सारे ग्लोबल स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, इसमें बस मेजर याद रखने का इतना है कि गोविंद पशु विहार में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 के अंदर स्टार्ट हुआ था, और पहला सर्वे कब हुआ था, 2023 के अंदर हुआ था। देन कम्स द डॉल्फिन कंजर्वेशन। डॉल्फिन कंजर्वेशन के लिए हमने प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया है। डॉल्फिन्स मिलती कहाँ पे, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश के अंदर। इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश के अंदर। अब रिवर्स भी देखोगे तो आप कंट्रीज़ में बता पाओगे। एक तो गंगा, तो गंगा इंडिया नेपाल हो गया। फिर ब्रह्मपुत्र,
इवन गंगा इज़ गोइंग टू बांग्लादेश ऑल्सो, तो उसी से मैं तीनों कंट्रीज़ बता सकती हूँ। देन ब्रह्मपुत्र, रिमेंबर कि चाइना नहीं है इसका पार्ट, ठीक है। देन मेघना, कर्णाफुली, संगूर, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, कर्णाफुली, संगूर, इस रिवर्स में आपको डॉल्फिन देखने को मिल जाएगी। डॉल्फिन की जितनी भी वैराइटीज़ होती है वो सारी ही एंडेंजर्ड आपको देखने को मिलेगी, यानी ये मेजरली फ्रेश वाटर में रहती है, मेजरली फ्रेश वाटर में रहती है। डॉल्फिन सेंसस जो होता है उसके लिए ट्रांजैक्ट सर्वे मेथड यूज़ किया जाता है। हमने इससे पहले लायन का पढ़ा था, दैट वाज अ ब्लॉक काउंटिंग मेथड, अभी हम डॉल्फिन का पढ़ रहे हैं, दैट इज़ अ ट्रांजैक्ट सर्वे मेथड। ट्रांजैक्ट सर्वे मेथड ये आपको मिल जाएगी कोस्ट ऑफ उड़ीसा के ऊपर, और 6 स्पीसीज़ रिकॉर्ड हुई थी, मतलब जो डॉल्फिन सेंसस हुआ था वो कोस्ट ऑफ उड़ीसा के अंदर हुआ था, यहाँ पे 6 स्पीसीज़ रिकॉर्ड हुई थी। इरावाडी, बॉटल नेक, हम्पबैक, स्ट्राइप्ड, फिनलेस, स्पिनर, 3 हमने वैराइटीज़ या स्पीशीज़ देखी थी डॉल्फिन की। इरावडी स्पीशी, नॉक ब्लॉक, बॉटल नोज, हम्पबैक, स्ट्राइप्ड, फिनलेस, स्पिनर। जो इरावडी है वो एंडेंजर्ड, हमने देखा ना सारी ही एंडेंजर्ड है, तो यूजुअली सारी एंडेंजर्ड है। इरावडी भी एंडेंजर्ड है, लेकिन यही इरावडी जब मेकॉन्ग रिवर में है तो वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। वो ही क्या, कहाँ पे, वहाँ पे क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है मेकॉन्ग रिवर के अंदर। चिलिका में आपको देखने को मिल जाएंगे, इट इज़ यूरी हेलाइन, ठीक है। अब इसको गैंगेटिक जो डॉल्फिन है उसके हम कुछ फीचर्स देखेंगे। ओनली फ्रेश वाटर में मिलती है, ब्लाइंड होती है, कैच करती है प्रे को थ्रू देयर अल्ट्रासोनिक वेव्स। लेंथ ऑफ द फीमेल डॉल्फिन इज ग्रेटर देन द मेल। डीप वाटर्स में आपको देखने को मिल जाएंगे, एंड इट इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल, इट इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल, इट इज़ ऑल्सो द इंडिकेटर स्पीशी। फिर एक डॉल्फिन हमको मिलती है जिसका नाम है टक्सकी, ये साउथ अमेरिका में देखने को मिलती है। इट इज़ ऑल्सो फ्रेश वाटर डॉल्फिन, इट इज़ ऑल्सो अ फ्रेश वाटर डॉल्फिन, ठीक है। देन हाँ, एक बता देती हूँ, जो क्रैकर्स है, ग्रीन क्रैकर्स है, नहीं जो नॉर्मल क्रैकर्स होते हैं, सॉरी, जो नॉर्मल क्रैकर्स होते हैं उसमें 2 चीज़ें होती है, एक एल्यूमिनियम होता है फॉर द साउंड और बेरियम होता है फॉर द लाइट, ठीक है। माउंट, ऐसे बीच बीच में फैक्ट्स बताते रहते सर, तो मेंशन किए हुए। माउंट सुमेरू इंडोनेशिया के अंदर होता है, वॉल्केनो जावा आइलैंड के अंदर है, ये ब्लास्ट हुआ था। ग्रीन वॉशिंग क्या होता है, मिसलीडिंग टुवर्ड्स द एनवायरमेंटल, ऑल्सो नोन एज ग्रीन शीन, ठीक है। ग्रीन वॉशिंग इज़ अ वेरी पॉपुलर टर्म। टालचापा सेंचुरी कहाँ पे, राजस्थान के अंदर है, यहाँ पे आपको ब्लैक बक्स मिल जाएंगे, पर्ल ग्रास मिलेगी जिनको मूठिया बोलते हैं, अकेशिया और प्रोसोपिस भी मिल जाएगा। बायोफ्लॉकिंग क्या होती है, बायोफ्लॉकिंग हाई डेंसिटी फिश फार्मिंग को बोलते हैं। व्हाट इज बायोफ्लॉकिंग, हाई डेंसिटी फिश फार्मिंग, हाई डेंसिटी फिश फार्मिंग इन द कंट्रोल्ड एनवायरमेंट इन विच द फिश वेस्टेजेस आर कन्वर्टेड इनटू द यूजफुल न्यूट्रिएंट्स, वेस्टेजेस ऑफ द फिश इज कन्वर्टेड इनटू द यूजफुल न्यूट्रिएंट्स। ग्रीन क्रैकर्स बनाए हैं नेरी ने, और नेरी अंडर CSIR, नेरी ने बनाया है ग्रीन क्रैकर्स, क्या नाम है, स्वाद सफल स्टार, स्वाद सफल स्टार नेरी ने बनाया है, CSIR के अंडर आती है ग्रीन क्रैकर्स, क्या नाम है, स्वाद सफल और स्टार। नॉर्मल क्रैकर्स के अंदर 2 चीज़ें होती है, एक होता है एल्यूमिनियम, एक होता है बेरियम। एल्यूमिनियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साउंड, बेरियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट। एम आई राइट और रॉन्ग? यस, एल्यूमिनियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साउंड एंड बेरियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट। नेचर पॉजिटिव फंड UNCBD लेके आया था COP15 के अंदर, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर IPCC की रिपोर्ट के अंदर। एक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट रह गया है, रेड पांडा प्रोजेक्ट, एंडेंजर्ड होता है रेड पांडा भी। 1996 के अंदर इसको स्टार्ट किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो कि दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, वहाँ से हमने रेड पांडा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। ही इज़ मोस्टली हर्बीवरस, ईट्स बैम्बू लीफ, नॉट नेसेसरली ओनली हर्बीवरस, इट इज़ मोस्टली हर्बीवोर। विद द हेल्प ऑफ द WWF स्टार्ट किया था, इट इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ द सिक्किम। चिपमिंग्स क्या होता है, ये एक टाइप का स्क्विरल होता है, और हेजॉग जो करता है वो हाइबरनेशन करता है। हेजॉग क्या करता है, हाइबरनेशन करता है, चिपमंग भी हाइबरनेशन करता है। ऑलिव रिडली टर्टल प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे, इट ऑल्सो स्टार्टेड इन 1972। इससे पहले हमने देखा था जो लायन प्रोजेक्ट था, दैट ऑल्सो स्टार्टेड इन द 1972। ऑलिव रिडली टर्टल प्रोजेक्ट 1972 के अंदर हुआ था। इनके जो नेस्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अरीबाडा बोलते हैं। ये आते कहाँ पे है, भितरकनिका नेशनल पार्क, मतलब ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ऑलिव रिडली टर्टल प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा के अंदर स्टार्ट हुआ था। भितरकनिका अंदर के अंदर ही आपको गिहीर माता बीच देखने को मिलेंगे, क्या देखने को मिलेंगे, गिहीर माता बीच देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो ऑलिव रिडली टर्टल है वो नवंबर से मार्च के टाइम पे आते हैं, और इस टाइम पे वहाँ पे फिशिंग जो होती है वो प्रोहिबिटेड होती है। ये माइग्रेटरी होते हैं, आते हैं पैसिफिक से ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के अंदर फॉर द ब्रीडिंग पर्पस इन द विंटर्स। दे केम टू ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम पैसिफिक ओशन फॉर द ब्रीडिंग पर्पस इन द विंटर्स। कहाँ पे आते हैं, गहीर माता बीच में आते हैं। दैट इज़ वाई नवंबर से बीच के टाइम पे फिशिंग जो होती है वो प्रोहिबिटेड होती है, ठीक है। स्पीशीज़ रिकवरी प्रोग्राम 22 इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ के लिए हमने किया था, स्पीशीज़ रिकवरी प्रोग्राम किया था 22 इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ के लिए। फिर हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट चीता के बारे में। कौन चलाता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ही चीता के लिए, टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी पर चीता के लिए प्रोजेक्ट चला रही है। 5 ईयर्स के अंदर इनका टारगेट क्या है कि हमें 50 चीताज़ को इंडिया के अंदर 50 चीताज़ की पॉपुलेशन होनी चाहिए, दैट इज़ द टारगेट इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। हम ये चाहते हैं। फंडिंग कहाँ से आ रही है, काम्पा से इसकी फंडिंग आ रही है। इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम अफ्रीकन चीता इंडिया के अंदर, अफ्रीकन चीता हम इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। 1950 के अंदर लास्ट हमारी कंट्री के अंदर जो खुद का चीता था वो था। देन हमने जो फर्स्ट
चीता रिलोकेशन किया था वो नमीबिया से किया था, कूनो नेशनल पार्क इन एमपी, वहाँ पे किया था और इनकी कब्स की डेथ हो गई। तो दैट इज़ वाई अभी हमारे पास में कोई चीता है नहीं, पर हमने अभी एक सेकेंड रिलोकेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसमें हम कहाँ पे लेके आएंगे अफ्रीकन चीता को, गांधी सागर नेशनल पार्क है ना एमपी के अंदर, ठीक है। और जो चीता होते हैं वो डायर्नियल होते हैं, दिन में रहते हैं एंड दे डोंट रोर। चीता डजंट रोर, चीता डजंट रोर। अब देखो कुछ ना बिग कैट्स हैं, उनके ना कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो याद करते हैं। सबसे पहले हमने देख लिया कि चीता जो होते हैं वो रोर नहीं करते। लेपर्ड जो होते हैं ये ओनली बिग कैट है जो नॉक्टर्नल होती है। लेपर्ड क्या होते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं, ठीक है। फिर लायन जो है ओनली बिग कैट है जो कि ग्रुप में रहता है। लायन इज़ द ओनली बिग कैट जो ग्रुप में रहता है, बाकी सब सॉलिटरी रहता है। एज बिग कैट सॉलिटरी एंड डायर्नल होते हैं, ठीक है। और जो इनका ग्रुप होता है लायन को, इसको क्या बोलते हैं, प्राइड बोलते हैं, प्राइड। देन वी आर डन विद द पिलर 2, नाउ विल बी स्टार्टिंग विद द पिलर 3। पॉल्यूशन नहीं है। पॉल्यूशन क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ अनडिजायरेबल एलिमेंट्स इन द एनवायरनमेंट, इसको क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स देखेंगे, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। क्या होता है क्वांटिटेटिव के भी ऑलरेडी अवेलेबल तो थे एनवायरनमेंट के अंदर, पर क्योंकि उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इट क्रॉस द थ्रेशोल्ड एंड दैट इज़ वाई दे आर द क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, NO2, ये सारी चीज़ें। क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट क्या होगा, दैट हैज़ बीन एडेड बाय द एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस। एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस की वजह से जो पोल्यूटेंट को हमने एनवायरनमेंट में ऐड किया, फॉर एग्जांपल क्लोरोफ्लोरोकार्बन, SF6, DDT, फंजाइसाइड्स, ये सारी चीज़ें। प्राइमरी पोल्यूशन क्या होता है, डायरेक्टली रिलीज इन द एनवायरनमेंट। अगर हमने कोई पोल्यूशन, कोई पोल्यूटेंट है, इफ दैट इज बीन डायरेक्टली रिलीज इन द एनवायरनमेंट, सॉक्स, नॉक्स, कॉक्स, DDT, ये सारे क्या हो गया, प्राइमरी पोल्यूशंस। अगर ये फॉर्म्ड हुए हैं ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ द प्राइमरी पोल्यूटेंट, अगर इनके साथ में कोई रिएक्शन हुआ है, फॉर एग्जाम्पल सॉक्स और नॉक्स से एसिड रेन होती है, ठीक है, तो इनकी वजह से अगर कोई पोल्यूटेंट ऐड हुआ है, देन दैट इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट, दैट इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट। इसके क्या एग्जाम्पल होते हैं, ट्राइफॉस्फेरिक ओजोन, tropospheric, that is tropospheric ozone, pan is basically hydrocarbons plus NOx, है ना, NO2, NO3 कुछ भी हो, NOx प्लस हाइड्रोकार्बन्स होंगे तो वो क्या बन जाएगा, पैन बन जाएगा। DDT इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द प्राइमरी पोल्यूशन। क्या फुल फॉर्म होता है, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरोइथेन, ये फार्मिंग के अंदर काफ़ी यूज़ होता है। एंड देन देयर आर सम डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, कुछ नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूशंस होते हैं, ग्लास, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। फिर हम देखेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में। देखो सबसे पहले देखो ग्रीन हाउस गैस होता क्या है। ग्रीन हाउस गैस इज़ वो गैसेस जो ट्रैप कर देती है हीट को इन द एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, वो गैसेस हु कैन ट्रैप द हीट इन द एनवायरनमेंट एंड जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। एयर के अंदर अगर इनडिजायरेबल एलिमेंट्स बढ़ जाते हैं तो वो एयर पोल्यूशन हो जाता है। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले एक तो हो जाएगा CO2 और CO। कॉक्स के बारे में देख रहे हैं, CO2 और CO क्या होता है। देखो जो CO2 है वो ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन जो CO है वो पोल्यूटेंट है। ये दोनों के बीच का डिफरेंस हमें आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी में वो कंफ्यूज करता है UPSC। CO2 क्या है, इट्स अ ग्रीन हाउस गैस। CO क्या है, इट इज़ अ पोल्यूटेंट बट नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। CO इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इट इज़ अ पोल्यूटेंट, इट इज़ अ शॉर्ट टर्म पोल्यूटेंट, ठीक है। अब देखो CO2 में क्या होता है, CO2 कब बनता है, इट इज़ रिलीज ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन। CO कब बनता है, व्हेन यू डोंट हैव द एम्पल अमाउंट ऑफ O2, अवेलेबिलिटी ऑफ द लेस O2, ठीक है। CO का बनता है व्हेन देयर इज नॉट इनफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द CO2 एंड इट इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। भाई O कम है ना इसके अंदर, मतलब ऑक्सीजन नहीं थी तो पूरा नहीं बन पाया, इनकम्प्लीट कंबशन हुआ तो CO बन गया। इट इज़ अ टॉक्सिक गैस एंड दैट इज इट इज़ लाइटर दैन द एयर, क्योंकि एक O कम है ना तो वेट में भी कम, ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट द लॉजिक, बट हम याद ऐसे कर सकते हैं कि भाई O कम था तो CO ही बना। अब पूरा नहीं इंटरनल कंबशन पूरा नहीं हो पाया तो वो ग्रीन हाउस गैस भी नहीं है। इट इज़ अ टॉक्सिक गैस, लाइटर दैन द एयर, इट इज़ अ शॉर्ट टर्म पोल्यूटेंट। वॉल्केनोज और फॉरेस्ट फायर से रिलीज होता है, ठीक है। इट इज़ टॉक्सिक टू द हीमोग्लोबिन ऑफ द एनिमल्स, इट इज़ टॉक्सिक टू द हीमोग्लोबिन ऑफ द एनिमल्स। क्या बना देता है, फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन विच कैन लीड टू डेथ। फिर इट इज़ लाइटर दैन द एयर और इसकी वजह से क्या होता है, इचिंग इन द आइज होती है। देखो CO था, UV रेस के कनेक्शन में आया, C और O अलग हो गया, ये O बन गया O2 के साथ में रिएक्ट होकर O3, ये बन गई आपकी ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। ये क्या बन गई आपकी ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट, क्योंकि ये प्राइमरी पोल्यूटेंट के साथ में रिएक्ट करके बनी ना, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, इचिंग इन द आइज हो रही है ना। व्हाट इज CO2, इट इज़ रिलीज ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द O2, कंप्लीट कंबशन हुआ है, इट इज़ हैवियर देन द एयर। अगर CO2 बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, इट इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, तो इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ये एक एस्फीजियन गैस होती है। एस्फीजियन गैस का मतलब क्या है कि इसकी वजह से सफोकेशन होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन।
एक्सफीजिया इज अ कंडीशन अराइजिंग आउट ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से सफोकेशन होगा, ठीक है। ओशन एसिडिफिकेशन भी इससे बढ़ता है, तो इससे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है, इससे ओशन एसिडिफिकेशन भी बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज द ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। हमने देखा ना कि भाई CO के साथ में रिएक्ट करके O3 बना लिया, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बना लिया, एंड ये एक पल्यूटेड होता है, इट इज़ अ पल्यूटेड। देखो क्या होता है, सॉक्स नॉक्स कॉक्स, ठीक है। ये जब यूवी रेस के कनेक्शन में आएंगे तो ये अपना एक O रिलीज़ कर देंगे और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके O3 बना लेंगे। इस तरीके से तो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बनती है। इसका प्राइम सोर्स क्या है, व्हीकल इंडस्ट्री का जो भी इमिशन है वो, इससे निमोनिया प्रोन होता है, इट इज़ अ निमोनिया प्रोन, इची एंड वाटरी आइज होती है, एंड इट इज़ अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। डन। अब हम देखेंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में, NO2 के बारे में। अब देखो इसमें भी क्या होता है, एक तो है NO2, एक है N2O। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो टिल द टाइम N सिंगल है तब तक दैट इज़ अ कूलिंग एजेंट। N सिंगल है उस केस के अंदर N इज कूलिंग एजेंट। जैसे ही N डबल हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ग्रीन हाउस गैस बन जाएगा, वार्मिंग एजेंट बन जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग एजेंट बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही N2 हो जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग होने लग जाएगी, और जब तक N सिंगल है तब तक वो एक कूलिंग एजेंट है, ठीक है। कूलिंग एजेंट इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन जहाँ पे N2O है ये ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, लाफिंग गैस, दिस इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस, इट इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस। क्या होता है देखते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O कूलिंग एजेंट है एक तरीके का। देखो NO है या NO2 हो, जहाँ पे भी N सिंगल है वो क्या होता है, कूलिंग एजेंट होता है, और ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होती। कूलिंग एजेंट है ना, तो ग्रीन हाउस गैस कैसे होगी, ग्रीन हाउस गैस है तो वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। इसके सोर्सेज क्या होता है, इंटरनल कंबशन, इंजन पावर प्लांट्स वगैरह के अंदर अगर इंटरनल कंबशन हो रहा है तो वहाँ से निकल रहा है, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल से निकल रहा है, लाइटिंग, नाइट्रोजन फिक्सेशन, थंडर, इनसे भी हमें पता था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन से भी क्या हो रहा है, NO2 बन रहा है। और इस व्हाट डज इट कॉजेज, एसिड रेन। इसकी वजह से क्या होता है, एसिड रेन होता है। व्हाट इज एसिड रेन, जिसका pH लेस देन 5.6 होता है, होता है। एसिड रेन दो चीज़ों से बनती है, एक तो बनती है NO2, जस्ट अ मिनट, एसिड रेन दो चीज़ों से बनती है, एक तो बनती है NO2 से और एक बनती है SO2 से, ठीक है। देन हम पढ़ेंगे SO2 के बारे में या सॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसका भी सोर्स क्या है, इंटरनल कंबशन, फॉर एग्जांपल कोल बर्निंग, ठीक है। इसमें देखो इंटरनल कंबशन के एग्जांपल्स क्या आते हैं, इंजन, पावर प्लांट, कंबशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल, यहाँ पे भी था, और यहाँ पे भी कंबशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल। कोल इज अ फॉसिल फ्यूल ना, तो दोनों के सोर्सेज सेम ही है। ये भी O3 बना देता है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट, और इसकी वजह से भी एसिड रेन होता है, तो मोर और लेस दोनों सेम ही हो गए, ठीक है। एसिड रेन के बारे में पढ़ते हैं। SO2 प्लस H2O H2SO4 बना देता है, NO2 प्लस H2O HNO3 बना देता है। इससे क्या होता है, एसिड रेन बन जाती है, स्किन कैंसर, मार्बल कैंसर, ओशन एसिडिफिकेशन, सॉइल एसिडिफिकेशन जैसी चीज़ें हो रही है, सॉइल एसिडिफिकेशन जैसी चीज़ें इनसे हो रही हैं, ठीक है। अब एक चीज़ पढ़ना, क्या होता है, फंगाई जो होती हैं वो प्रेफर करती है एसिडिक एनवायरनमेंट। तो जब एसिड रेन होगी तो वहाँ पे क्या होगा, बैक्टीरिया हट जाएगा, वहाँ से गुड बैक्टीरियाज वहाँ से चले जाएंगे, और फंगाई बहुत ज़्यादा आ जाएगी, विच इज़ नॉट अ गुड फिनोमिना फॉर द नेचर, फॉर द लैंड, फॉर द सॉइल, है ना। तो क्या प्रॉब्लम होती है जब हम बोलते हैं ना व्हाट इज सॉइल एसिडिफिकेशन, दिस इज सॉइल एसिडिफिकेशन, कि जो हम एसिडिक एनवायरनमेंट होता है तो फंगाई उसको बहुत प्रेफर करती है। फंगाई इज